ये पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर नंबर 17A है और ये उन ऑफेंसेस की बात करता है जो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड होते हैं। ये जो चैप्टर नंबर 17A है ये ओरिजिनल पिनल कोड का पार्ट नहीं है जो 1860 में ड्राफ्ट हुआ था, बल्कि इसको बाद में जो है वो इंसर्ट किया गया है। यहाँ पे आप इस चैप्टर का जो रेफरेंस है आप इसको देख सकते हैं। ये है बाद में इसका ईयर जो है दिए गए हैं कि कब इंसर्ट किए गए हैं। इंसर्टेड बाय एक्ट 20/2011 2011 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट हुई थी और उसके ज़रिए से इस चैप्टर को ऐड किया गया है। इसकी अगर हम लीगल हिस्ट्री को देखें, क्योंकि ये एक नया चैप्टर है तो हम देखेंगे कि इसकी जो लीगल हिस्ट्री है वो क्या है। जैसे हमने कहा ना कि ये जो चैप्टर है ये 2011 में इंसर्ट किया गया है। जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स हैं और जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसके तहत, ठीक है। 2011 से पहले पाकिस्तान में ये जो ऑयल एंड गैस हैं इससे रिलेटेड, यानी इनकी अगर कोई चोरी करता था या उनकी सप्लाई लाइंस को नुकसान पहुंचाता था तो पाकिस्तान में कोई स्पेसिफिक लॉ जो है वो मौजूद नहीं था। इसको पाकिस्तान पिनल कोड के जो नॉर्मल सेक्शंस हैं, जैसे सिंपल थेफ्ट हैं सेक्शन नंबर 379, या जो मिसचीफ हैं 425 का जो सेक्शन हमने देखा था, या 427 जो उसकी पनिशमेंट बताता है, तो उनके अंडर जो है यानी ये जो सेक्शंस हैं ये उनके ऊपर लगाए जाते थे। और आपको पता है कि जो सिंपल थेफ्ट है उसकी पनिशमेंट क्या है, वो 3 ईयर है, और जो मिसचीफ है उसकी कितनी है, 2 ईयर है। लेकिन अगर हम इस क्राइम को देखें, इस ऑफेंस को देखें, तो ये एक सीरियस नेचर का ऑफेंस है। सिंह आपको ये पता है कि अगर पनिशमेंट जो है वो 7 ईयर से कम हो तो वो एक बेलेबल ऑफेंस बन जाता है। चूंकि ये बेलेबल ऑफेंस था, यानी 2011 से पहले बेलेबल मीन्स काबिल ज़मानत, इनकी जो सज़ा है ये बहुत कम थी। इसलिए जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो गैस चोरी करते थे या ऑयल चोरी करते थे, तो वो अगर पकड़ी भी जाते थे ना तो उसके बाद ही वो आसानी से ज़मानत पर जो है वो रिहा हो जाते थे। इससे मुल्क को इन अरबों रुपए का नुकसान जो है वो हो रहा था। और जो यूटिलिटी कंपनीज हैं जैसे एस एन जी पी एल हैं, और साथ में जो एस एस जी सी हैं, यानी ये एस एन जी पी एल जो है ये सुई नदरन गैस पाइपलाइन, और ये जो एस एस जी हैं ये सुई सदरन गैस लिमिटेड कंपनी है। ये जो कंपनीज थी ये तबाही के किनारे कर बिल्कुल पहुंच गई थी, क्योंकि ये जो गैस और ऑयल की चोरीज थी, चोरियाँ हुआ करती थी, यानी थेफ्ट वगैरह हुआ करता था, वो एक बहुत बड़े लार्जर स्केल पे हुआ करता था। यानी अगर हम इसको एरा वाइज डिवाइड करें ना, तो ये जो फर्स्ट एरा है उसको हम ये कहेंगे कि प्री 2011 एरा। तो ये तो पहली ही कहानी की। अब अगर इसको हम सेकेंड फेज इसका हम देखें तो वो क्या होगा, वो पोस्ट 2011 होगा, बल्कि पोस्ट 2011 नहीं, 2011 का। इसको हम कहेंगे 2011 एरा। 2011 में क्या हुआ था कि एक एक्ट जो है पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जनवरी 2011 में पास किया था, और उस एक्ट का नाम है द क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, ठीक है। इस अमेंडमेंट के ज़रिए से ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर जो 17A है, इसको पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर जो है एक इंडिपेंडेंट चैप्टर के अंदर जो है वो डाला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, यहाँ अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। जब भी किसी प्रोविजंस के साथ अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं ये चैप्टर के साथ, तो आप ये समझ जाया करें कि ओरिजिनल कोई भी लॉ हो, चाहे वो पाकिस्तान पिनल कोड हो या कोई अदर लॉ हो, तो वो ओरिजिनल जो कोड होता है उसका पार्ट नहीं होता, बल्कि वो बात की इंसर्शन होती है। फिर इस अमेंडमेंट के ज़रिए से इस चैप्टर को एज एन इंडिपेंडेंट चैप्टर, यानी ऑफेंसेस रिलेटिंग टू ऑयल एंड गैस के नाम से जो है इंसर्ट किया गया। और ये जो 2011 का एक्ट था, यानी जो अमेंडमेंट हुई थी क्रिमिनल लॉ में, इस एक्ट ने ये जो ऑयल एंड गैस हैं इसकी जो टेम्परिंग है और उनकी जो आम चोरी है, यानी उसकी जो टेम्परिंग है ऑयल एंड गैस चोरी की, उसको आम जो चोरी है ना उससे अलग करके एक इंतहाई सिवियर ऑफेंस जो है, यानी सब्सटेंटिव क्राइम उसको बना दिया। और उसकी जो सज़ाएं हैं, यानी इस चैप्टर की जो सज़ाएं हैं इसको काफ़ी ज़्यादा संगीन कर दिया। जैसे मैंने आपको पहले कहा ना कि इसकी सज़ाएं चूँकि नॉर्मल थेफ्ट और मिसचीफ के अंडर होती थी तो ये बहुत कम सज़ाएं ही, लेकिन अगर इस चैप्टर में हम पनिशमेंट्स को देखेंगे तो ये काफ़ी सख्त किस्म की सज़ाएं हैं। अगर हम इसको देखें, ये आप देख सकते हैं, ये 14 ईयर है,
और साथ में अगर हम बाकी सेक्शंस की देखें तो ये 10 ईयर्स हैं, ठीक है, और ये हैं ओके 6 मंथ्स, एंड सिमिलरली ये है 5 ईयर और ये है 7 ईयर। तो आप अगर कंपेयर करें जो नॉर्मल थेफ्ट हैं और मिसचीफ हैं और इस चैप्टर की जो पनिशमेंट है, तो वो इन नॉर्मल थेफ्ट और मिसचीफ से कहीं ज़्यादा है, और इसमें जो फ़ाइन है वो भी करोड़ों रुपए का लगता है। लेकिन यहाँ पे एक जो प्रोसीजरल लूप होल आप उसके कह सकते हो, वो ये था कि इस चैप्टर के अंदर जब केसेस आते थे उनका जो ट्रायल होता था वो कहाँ पे होता था, वो सेशन कोर्ट में होता था। लेकिन आपको पता है कि हमारी जो जुडिशरी है ऑलरेडी ओवर बर्डन है, और वहाँ तो बहुत सारे केसेस जो हैं वो चल रहे होते हैं, यानी पेंडिंग होते हैं सालों साल। सो जहाँ यानी पहले से हज़ारों केसेस पेंडिंग हैं, तो उसकी वजह से ये जो नए केसेस इस चैप्टर के अंदर आ रहे थे, तो उनका जो ट्रायल है यानी उनके डिसीजंस में भी सालों साल जो है वो लग जाते थे। सो स्टिल ये एक कमी मौजूद थी, और वो किस चीज़ में थी? वो जो कमी थी वो प्रोसीजर में थी, क्योंकि जो सब्सटेंटिव लॉ है वो तो हमें इस चैप्टर में दे दिया, फिर जो लूप होल थे वो प्रोसीजर में आ गए थे, मतलब मौजूद थे। ओके, सो अगर हम इसके थर्ड एरा को देखें, जो इसका थर्ड एरा है वो है 2016 का एक्ट। सो इसको हम अगर देखें कि ये 2016 में पार्लियामेंट ने एक नया एक्ट जो है वो बनाया, ये है ओके द गेज थेफ्ट कंट्रोल एंड रिकवरी एक्ट 2016, ठीक है। सो सब्सटेंटिव लॉ तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था 2011 में, जो पीपीसी में मौजूद है। फिर ये जो स्पेशल लॉज होते हैं ये हमें क्या बताते हैं, ये प्रोसीजर बताते हैं। सो इस एक्ट में क्या चीज़ मतलब नहीं आई, इस एक्ट में ये जो पूरा पाकिस्तान है उसमें खसूसी तौर पर जो गैस यूटिलिटी कोर्ट्स हैं वो कायम किए गए, और इन कोर्ट्स का जो मकसद था ये आप देख सकते हो, जो सेक्शन नंबर 3 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस यूटिलिटी कोर्ट्स, ठीक है। उनकी जुरिस्डिक्शंस के बारे में बात हो रही है, उनकी पावर के बारे में बात हो रही है कोर्ट्स की, और प्रोसीजर फॉर कंप्लेंट्स इन सूट फॉर डिफॉल्ट बिफोर गेस यूटिलिटी कोर्ट्स पे, ये सारा कोर्ट्स का प्रोसीजर जो है वो बता रहा है। इन कोर्ट का जो मकसद था वो सिर्फ ये था कि पीपीसी के चैप्टर नंबर जो 17A हैं उसमें जो उसमें जो सेक्शंस है ना, 462A से लेकर 462F तक के जो सेक्शंस हैं 462F। सो इनके अंदर जब भी कोई एफआईआर दर्ज होगी उसका ट्रायल जो है वो आम सेशन कोर्ट में नहीं होगा, बल्कि कहाँ पे होगा, जो स्पेशल कोर्ट है वहाँ पे किया जाएगा। सो ये भी क्या बता रहा था, प्रोसीजर। और इस एक्ट ने ये भी कहा कि इन ऑफेंसेस से रिलेटेड अगर कोई ट्रायल होगा तो वो 90 से 180 डेज़ के अंदर अंदर जाए, यानी उसका फैसला सुना दिया जाएगा। सो यानी जो फर्स्ट एरा है वो क्या है, वो 1860 से 2011 तक है, और फिर जो 2011 का एरा है ये इस चैप्टर की क्या है, फाउंडेशन एरा है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, द गैस एक्ट 2016 में। सो ये जो 2016 का एक्ट है ये इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये कब आया था, ये 2011 में आया था। सो यही जो है ये फिर अगेन 2016 एक्ट की फाउंडेशंस हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि इस चैप्टर में जितनी भी सेक्शंस हैं ना वो 2011 के एक्ट्स में ऑलरेडी, इस एक्ट में जो सेक्शंस मौजूद हैं वो ऑलरेडी जो 2011 वाला ये जो चैप्टर है ना इसमें ऑलरेडी मौजूद है, यानी इन्हीं सेक्शंस को फिर इस एक्ट में भी डाला गया है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो सेक्टर नंबर 17A है ये कहता है कि अब ऑफेंसेस रिलेटिंग टू ऑयल एंड गैस। अब जो सेक्शन नंबर 462A है ये क्या करता है, ये डिफिनेशन क्लॉज है, और ये हमें वो डिफिनेशंस दे रहा है जो आगे के आने वाले जो सेक्शंस हैं उनका यानी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। सो इसको समझना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। सो यानी ये इस चैप्टर की ये जो सेक्शन है ये इस चैप्टर की स्टेट्यूटरी डिक्शनरी है। सो इसको समझना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इन टर्म्स को नहीं समझेंगे जो आगे सेक्शंस हैं उनको हम नहीं समझ सकते। सो जो ओके ये कह रहे हैं कि इन दिस चैप्टर, यानी ये चैप्टर नंबर 17A है, अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। सो ये जो फ्रेज़ हैं ये कह रहे हैं कि ये जो डिफिनीशंस हैं यहाँ पे जो दी गई हैं ये सिर्फ चैप्टर नंबर 17A के लिए है। अगर किसी स्पेसिफिक सेक्शन का जो कंटेक्स्ट है या सब्जेक्ट है वो किसी वर्ड को दूसरे मीनिंग में यूज़ करे
तो फिर कंटेक्स्ट को प्रेफरेंस दी जाएंगे। यानी ये जो डिफिनेशंस हैं ये एब्सोल्यूट नहीं हैं बल्कि कंटेक्स्ट डिपेंडेंट हैं। देखें इसमें जो और टर्म्स यूज़ किए गए हैं ना इस डिफिनेशन क्लॉज में, ये पेट्रोलियम और गैस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। अगर लेजिस्लेचर ये जो डिफिनेशंस के अंदर ये टेक्निकल टर्म्स हैं इसको अगर डिफाइन ना करती तो हर केस में उनका जो मीनिंग है उसके ऊपर डिस्प्यूट पैदा हो सकता था। इसलिए जो सेक्शन नंबर 462A है ये इस चैप्टर की डिक्शनरी सेक्शन है। ना तो ये सेक्शन कोई ऑफेंस क्रिएट करती हैं और ना ही ये पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करती हैं। ओके, सो इस चैप्टर का जो पर्पज़ है ना वो मैं आपको बताना भूल गई। इस चैप्टर का जो पर्पज़ है वो पेट्रोलियम और गैस की प्रॉपर्टी को नहीं बल्कि पाकिस्तान का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ट्रांसमिशन सिस्टम है और जो पब्लिक जो सप्लाई सिस्टम है ना उसको क्रिमिनल लॉ के ज़रिए प्रोटेक्ट करता है। सो इस वजह से ये है कि लेजिस्लेचर के नज़दीक जो ऑयल है या गैस पाइपलाइन है उसके साथ अगर कोई टेम्परिंग करेगा या उसको सबोटाज करेगा तो ये सिर्फ आम थेफ्ट नहीं है जैसे हमने ऊपर देखा। ये ना तो सिर्फ आम थेफ्ट है ना ही ये आम मिसचीफ है, बल्कि ये क्या है, ये पब्लिक इंटरेस्ट और नेशनल एनर्जी जो सिक्योरिटी है उसके खिलाफ ऑफेंस है। सो इस वजह से इसको एक अलग सा यानी चैप्टर जो है उसके ज़रिए से असर करने की ज़रूरत जो है वो लेजिस्लेचर को पेश आई थी। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे जो डिफिनेशंस हैं वो क्या है। सबसे पहले क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो ये कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स the activity of transporting petroleum through pipelines and associated facilities। देखें यहाँ का जो लॉ है वो किस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा है, ट्रांसपोर्टेशन को। यानी एक्टिविटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को किस चीज़ की, ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोलियम की, और किस ज़रिए से, पाइपलाइन या एसोसिएटेड फैसिलिटीज़। ओके, किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोलियम की। सो अगर हम इसी डिफिनेशन प्रोविजंस का अगर हम सेक्शन नंबर ये सॉरी जो सब क्लॉज H है ना इसको अगर हम देखें तो ये पेट्रोलियम को डिफाइन करता है। ये कहते हैं कि पेट्रोलियम मीन्स ऑयल, क्रूड ऑयल, रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, एलपीजी, एयर मिक्स एलपीजी, एलएनजी एंड सीएनजी। सो अगर ये सब पेट्रोलियम की डिफिनेशन में आते हैं तो ये इस डिफिनेशन में चूंकि पेट्रोलियम की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि इन सब की ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। यानी इन सब को भेजना, ट्रांसपोर्ट करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, वो क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूशन है। और इस पेट्रोलियम को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा, थ्रू पाइपलाइंस एंड एसोसिएटेड फैसिलिटीज़। अगर आपने पेट्रोलियम की जो ट्रांसपोर्टेशन की पाइपलाइंस नहीं देखी तो हम इसका इमेज देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये इस तरह के पाइपलाइंस होती हैं, लोहे या प्लास्टिक की पाइप होती हैं, उनका एक पूरा नेटवर्क होता है, यानी पूरा जाल होता है। आप इसको इसको देख भी सकते हैं। और उसके साथ साथ जो दूसरा टर्म यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है एसोसिएटेड फैसिलिटीज़। तो इसमें जो एसोसिएटेड फैसिलिटीज़ का टर्म है उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये वाल्व्स है, और इसके साथ साथ जो कंट्रोल स्टेशंस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशंस हैं या मीटरिंग स्टेशंस हैं। सो ये पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मीटरिंग स्टेशन, कंट्रोल वाल्व्स होते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप इसको देखें, ये आप देखें, ये गैस मीटरिंग एंड रेगुलेटर स्टेशंस हैं। तो ये इस तरह का पूरा नेटवर्क होता है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या हैं, ये एसोसिएटेड फैसिलिटीज़ में आती हैं। इनके यहाँ पे लिखा हुआ है कि थ्रू पाइपलाइंस भी इसमें शामिल हैं और उसके साथ साथ जो एसोसिएटेड फैसिलिटीज़ हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये सब क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन तो एक सिंपल टर्म्स है जिसको हम आम लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं, यानी तकसीम करना। लेकिन इस चैप्टर के हवाले से डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब ये है कि पेट्रोलियम की ट्रांसपोर्टेशंस, और वो किस ज़रिए से, पाइपलाइंस या एसोसिएटेड फैसिलिटीज़ के ज़रिए से। सो ये जो एसोसिएटेड फैसिलिटीज़ होती हैं ये सप्लाई बंद करने, खोलने या प्रेशर कम करने या बढ़ाते तो कभी भी नहीं है गवर्नमेंट, लेकिन खैर प्रेशर कंट्रोल करने के लिए जो है ये जो सारे स्टेशन हैं ना ये आपस में जुड़े होते हैं और इस मकसद के लिए यूज़ होते हैं। यानी यहाँ पे जो लॉ है वो ये कहता है कि ये जो छोटी मशीनरीज हैं इनको भी डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा माना जाएगा। सो ये जो पेट्रोलियम की डिफिनेशन है, यानी पेट्रोलियम के लिए जो यूज़ होती है, इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है और जो एसोसिएटेड फैसिलिटी है इसको भी इसी सेक्शन ने अलग से डिफाइन किया है।
जैसे अगर हम इस क्लॉज नंबर बी को देखें, सबसेक्शन क्लॉज बी को देखें, तो ये डिफाइन करता है फैसिलिटी को। और अगर हम देखें क्लॉज नंबर आई को, सॉरी एल को अगर हम देखें, तो ये ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो डिफाइन करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन को हमने ऑलरेडी देख लिया, लेकिन ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर ये कहता है कि ट्रांसपोर्टेशन मीन्स एन एक्टिविटी ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑयल थ्रू पाइपलाइंस एंड एसोसिएटेड फैसिलिटीज, जैसे मैंने आपको इमेज में दिखाया, वेयर द पाइपलाइंस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ रिफाइनरी फैसिलिटी आर गैदरिंग पाइपलाइन। यानी ये जो पाइपलाइन है ना, ये क्या होनी चाहिए, ये रिफाइनरी का जो मेन रिफाइनरी होती है उसका इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, या जो फैसिलिटीज़ हैं जैसे मैंने आपको इमेज में दिखाई उनका इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, यानी इनके साथ वो पाइप जुड़ी होनी चाहिए, या जो है वो गिदरिंग पाइपलाइंस होनी चाहिए। गिदरिंग पाइपलाइंस मीन्स वो जगह जहाँ कुएं से डायरेक्ट जो तेल है यानी जो ऑयल है वो निकाला जाता है, यानी वो पाइपलाइन जो कुएं से तेल जमा करती है वो गिदरिंग पाइपलाइन होती है। ओके, हमने ट्रांसपोर्टेशन को देख लिया, जो ट्रांसपोर्टिंग है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल एंड गैस। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो दो क्या है, वो है पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम को भी हमने एच में देख लिया। उसके बाद जो टर्म यूज़ हुआ है वो है पाइपलाइन। देखें ये जो डिफिनीशन क्लॉज है ना, इसमें जितनी भी टर्म्स यूज़ हुए हैं, इसमें आधे से ज़्यादा जो डिफिनीशन नंबर ये ए है इसके अंदर ही मौजूद हैं। सो ये कह रहे हैं कि पाइपलाइंस, और अगर हम पाइपलाइंस को डिफिनेशंस में देखें तो ये हैं सेक्शन, और सॉरी ये जो क्लॉज नंबर आई है ये पाइपलाइन को जो है वो डिफाइन कर रहा है। तो ये कहते हैं कि पाइपलाइंस मीन्स एनी पाइप और एनी सिस्टम और अरेंजमेंट ऑफ पाइप्स। यानी पाइपलाइन में क्या चीज़ इंक्लूड हो सकती है, कोई एक अकेला पाइप जो है वो भी इंक्लूड हो सकता है, या जो सिस्टम ऑफ पाइप्स हैं, जैसे अब पाइप्स का एक पूरा नेटवर्क होता है, जैसे पूरी शहर में अगर बिछी हुई लाइंस होती हैं तो वो क्या होता है, वो सिस्टम ऑफ पाइप्स होता है। और सिमिलरली जो अरेंजमेंट ऑफ पाइप्स हैं, यानी पाइप्स को आपस में जो जोड़ने का तरीका होता है, जैसे जॉइंट, एल्बो, जो शेप्स वगैरह होती हैं, क्रॉस पाइप्स होती हैं, ठीक है। यानी इसके एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि हमारे घरों में जो टंकी होती हैं पानी की, उससे वॉशरूम और किचन तक जो पानी की लाइंस होती हैं वो यानी प्लास्टिक की पाइप्स के ज़रिए से आई होती हैं। सो ये एक पूरा जाल बिछा हुआ होता है। सो उस पूरी जाल को अगर वो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड हैं तो फिर लॉ उसको क्या कहता है, इसको सिस्टम या अरेंजमेंट ऑफ पाइप्स कहता है। यानी अगर इसकी हम इमेज देखें ना समझने के लिए, तो देखें ये जो है ना, ये एक सिंगल पाइप है, ये एक सिंगल पाइप है, तो ये भी पाइपलाइन है, ये भी एक सिंगल पाइप है। और अगर यहाँ पे आप देखें तो ये पूरा जाल है, ये पूरा एक सिस्टम है, ये देखें ये पूरा एक नेटवर्क और सिस्टम है, सही है। तो पाइपलाइन की जो डिफिनेशन है उसमें क्या चीज़ आ सकती है, उसमें एक सिंगल पाइप भी आ सकता है, और उसमें जो मल्टीपल पाइप्स हैं वो भी आ सकते हैं, जो कनेक्टेड नेटवर्क होता है, जो कंप्लीट पाइपलाइन सिस्टम है, वो सारा इस डिफिनेशन के अंदर यानी पाइपलाइन की डिफिनेशन में शामिल है। होनली विद इन पाकिस्तान, ये जो चैप्टर है ये किसको रेगुलेट कर रहा है, यानी पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद पाइपलाइंस हैं उनको रेगुलेट कर रहा है। यानी जो पाइपलाइन पाकिस्तान की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस के अंदर है उसकी बात हो रही है कि वो क्या है, वो पाइपलाइंस हैं, इंक्लूडिंग ऑफशोर एरियाज़। ऑफशोर एरिया से क्या मुराद है, यानी जो समंदरी इलाके हैं ना उसमें अगर ऑयल या गैस पाइपलाइन मौजूद है तो वो भी इस डिफिनेशन में शामिल है। यानी अगर आप यहाँ पे इसको देखें, ये सो ये अगर आप इस इमेज में देखें, सो ऑफशोर में जो समंदरी इलाके हैं, जो आइलैंड्स, गैस पाइपलाइंस अगर उसमें मौजूद हैं तो वो भी किस में शामिल होती हैं, वो भी पाइपलाइन की डिफिनेशन में अकॉर्डिंग टू द पीपीसी सेक्शन नंबर 462 और 62 आई के अकॉर्डिंग जो है वो पाइपलाइंस कंसिडर की जाएंगी। यानी यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है वो सिर्फ जो लैंड पाइपलाइन से उस तक महदूद नहीं है। विच ट्रांसपोर्ट पेट्रोलियम, यानी वो पाइप जो पेट्रोलियम को ट्रांसपोर्ट करेंगे। अगर कोई पाइप जो है वो पेट्रोलियम को ट्रांसपोर्ट ही नहीं करती है तो वो तो इस डिफिनेशन में नहीं आएगी। एंड इंक्लूड्स ऑल इक्विपमेंट ऑफ एनी काइंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना मीन्स, तो इसका मतलब है कि जो डिफिनेशन है वो क्या है, वो इन स्पेसिफिक चीज़ों तक महदूद है।
जब लिखा होता है ना कि इंक्लूड, तो इंक्लूड का मतलब ये होता है कि अब जो डिफिनेशन है वो क्या है, वो वाइड हो गई है। तो इसमें यानी पाइपलाइंस में वो चीज़ें भी शामिल हैं यानी वो तमाम इक्विपमेंट्स जो हैं वो शामिल हैं ऑफ एनी काइंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ और इन द कनेक्शन विद और incidental to the operation of a pipeline and transporting or handling of petroleum। यानी इसमें जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें क्या चीज़ें आ सकती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाइपलाइन है उसके साथ लगा हुआ हर इक्विपमेंट जो है, मिसाल के तौर पर वाल्व हो गए, पंप्स हो गए, जो प्रेशर कंट्रोल डिवाइसेस हैं जैसे मीटर इक्विपमेंट है या कंट्रोल सिस्टम है, ये सारा जो है वो किसकी डिफिनीशन में आएगा, वो पाइपलाइन की डिफिनीशन में आएगा। लेकिन उसका मकसद क्या होना चाहिए, यूज फॉर द पर्पज़ ऑफ, यानी वो इक्विपमेंट जो डायरेक्टली पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इन कनेक्शन में अगर इक्विपमेंट डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट नहीं भी करता लेकिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, वो तब भी उसको प्रोटेक्शन मिलेगी और वो पाइपलाइन की डिफिनीशन में फॉल करेगा। आर इंसिडेंटल टू यानी सपोर्टेड या जो इंसिलरी फंक्शंस होते हैं, यानी कोई ऐसा इक्विपमेंट जो ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करता है, चाहे वो डायरेक्टली ऑयल कैरी करे या ना करे। टू द ऑपरेशन ऑफ अ पाइपलाइन, यानी जो पूरा पाइपलाइन है ऑपरेशन को स्मूथली चलाने के लिए जो इक्विपमेंट ज़रूरी है वो सब क्या है, वो प्रोटेक्टेड है। एंड ट्रांसपोर्टिंग और हैंडलिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी वो सारा इक्विपमेंट जो पेट्रोलियम को आगे भेजे, यानी क्या करे, उसको ट्रांसपोर्ट करे या उसको कंट्रोल या मैनेज करे, यानी हैंडल करने के काम अगर कोई इक्विपमेंट काम आता है तो वो सब जो है वो पाइपलाइन का हिस्सा है। यानी इसमें जो सिंगल पाइपलाइन है वो शामिल हैं, पूरा नेटवर्क जो है पाइप्स का वो भी शामिल है, ठीक है। और वो तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं जो इन पाइपलाइंस के साथ रिलेटेड है, जो पेट्रोलियम की ट्रांसपोर्टेशंस या हैंडलिंग के लिए यूज़ होती हैं, वो पाइपलाइन है। और जो इक्विपमेंट्स हैं वो हमने देखा कि जैसे मिसाल के तौर पर जो वॉल्स होते हैं, और वॉल्स का काम क्या होता है कि ये पाइप के बीच में ना लगे हुए बड़े बड़े घूमने वाले जो फैन है ना, उस जैसे होते हैं। और इसका जो काम होता है, ये गैस या तेल का जो रास्ता है उसको बंद या खोलते हैं। अगर आपको यानी वॉल्व को घुमाओ तो वो जो ऑयल या गैस की जो सप्लाई है उसको खोल भी सकती हैं और बंद भी कर देती हैं। ये जो प्रेशर गाजेस होते हैं, यानी ये क्या होते हैं कि ये गोल ये इमीटर्स होते हैं। तो इस इमेज में आप ये देख सकते हैं, ये मीटर होता है जो पाइप के ऊपर लगी होती हैं, और गैस या ऑयल का जो प्रेशर है उसको क्या करती है, यानी उसका जो प्रेशर है वो हमें बताती है कि कितना प्रेशर जो है वो आ रहा है। नॉट ऑयल का यानी गैस का, ऑयल का तो फ्लो होता है। और ये जो इक्विपमेंट्स हैं इसमें जो सील्स और बोल्ट्स होते हैं वो भी यूज़ होते हैं, जो इनका काम होता है वो पाइप्स को आपस में जोड़ना होता है। और ये यानी इसमें जो लोहे के कब्जे हैं और या जो सरकारी गवर्नमेंट सील्स है ना, वो इनके ऊपर जो है वो लगी हुई होती हैं। सो इसको अगर हम इमेज देखें कि ये आप इसको देख सकते हैं, ये लेखें, ये क्या है, ये सील्स एंड बोल्ट्स हैं। ये क्या करते हैं, ये जो अवन मल्टी पाइप्स होते हैं ना, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे अब ये एक ये पाइप है, ये दूसरा पाइप है, ये मल्टीपल पाइप्स हैं, लेकिन इन सील्स एंड बोर्ड्स के ज़रिए से इनको क्या किया गया है, आपस में जोड़ा गया है। और इन इक्विपमेंट में जो एक और चीज़ शामिल हो सकती है वो पंप है। सो ये आप देख सकते हैं, जिस तरह आप मोटर होती है ना, पानी की मोटर होती हैं जो अपने प्रेशर से पानी निकालती हैं। सो सिमिलरली ये उसी तरह के बड़े बड़े मोटर्स होते हैं जो क्या करती हैं कि यानी ऑयल को आगे की तरफ धकेलती हैं, यानी धक्का देने वाली फोर्स उसको यूज़ करती है, उसके लिए यूज़ होती हैं। सो पाकिस्तान पिनल कोड का ये चैप्टर है, ये इसमें ये सब क्लास आई है, ये जनरल पाइपलाइन को डिफ़ाइन कर रहा है, यानी इस चैप्टर के हवाले से। और अगर हम इसको स्पेशल लॉ में देखें जो ऑयल एंड गैस का है, उसका जो सेक्शन नंबर 2 है वो भी डिफिनेशंस देता है। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें मज़ीद स्पेसिफाई किया हुआ है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली ऑयल एंड गैस के हवाले से ये एक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो ए है ये एक्सिलरी पाइपलाइन की बात करता है, और जो सी है वो डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन की बात कर रहा है। और सिमिलरली जो एफ है वो गैस पाइपलाइन की बात कर रहा है, और साथ में जो के है वो मेन पाइपलाइन की बात कर रहा है, ठीक है। सो ये सेम वही कंसेप्ट हैं जो पाकिस्तान पिनल कोड में यहाँ पे दिया गया है, लेकिन उसको मज़ीद स्पेसिफाई किया गया है। सो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन की डिफिनीशन हो गई पेट्रोलियम के कंटेक्स्ट में।
क्योंकि अगर हम इस चैप्टर के जो मेन टर्म्स है उसको देखें तो वो एक ऑयल है और दूसरा गैस है। तो ये वाली यहाँ से लेकर जो यहाँ तक ये जो फर्स्ट फ्रेज़ है ये किसको डिफ़ाइन कर रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑयल इन पेट्रोलियम की। और अब ये जो नेक्स्ट फ्रेज़ है ये किसकी बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ नेचुरल गैस। ये अब ये जो टाइटल है उसका जो दूसरा पार्ट है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। वो अगर नेचुरल गैस की डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद लॉ में, इन पर्टिकुलरली इस चैप्टर में। ओके, सो अब ये जो नेक्स्ट फ्रेज है ये किसकी बात कर रहे हैं, ये गैस की डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं कि अगर गैस की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही होगी तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद होगा, यानी अगर सब्जेक्ट मैटर जो है वो गैस हो। तो ये कहते हैं कि इन केस ऑफ नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसपोर्टिंग नेचुरल गैस थ्रू पाइपलाइंस एंड एसोसिएटेड फैसिलिटी। इसको तो ऑलरेडी हम प्रीवियस उसमें देख चुके हैं, लेकिन आगे ये कह रहे हैं कि इट प्रेशर which would not ordinarily be expected to exceed 300 per square inch gauge, or such pressure is the relevant regulatory authority may prescribe from time to time. So ये जो सेकंड फ्रेज है ये हम ये बता रहे हैं कि जब नेचुरल गैस की बात होगी तो उसके लिए एक स्पेशल रूल होगा, यानी दोनों ये जो ऑयल एंड गैस है, नेचुरल गैस है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हर सूरत में एक जैसी नहीं होती है। सो ये कहते हैं कि गैस की सूरत में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे क्या मुराद लिया जाएगा, यानी उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एग्जैक्ट यानी लीगल जो डिफिनेशन है वो यहाँ पे ये दी जा रही है कि द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसपोर्टिंग नेचुरल गैस, यानी नेचुरल गैस को गैस फील्ड से या जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह उसको मुंतकिल करना। किस ज़रिए से, थ्रू पाइपलाइन। जैसे पेट्रोलियम के लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ था थ्रू पाइपलाइंस, यानी नेचुरल गैस की डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर के लिए जो पाइपलाइन नेटवर्क है ना वो किसके ज़रिए से होती है, यानी पाइपलाइन नेटवर्क के ज़रिए से नेचुरल गैस की डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है। जैसे ऊपर हमने देखा ना कि पेट्रोलियम की भी होती हैं, यानी अगर ट्रक है या सिलेंडर ट्रांसपोर्ट की डिफिनेशन में नहीं आएंगे, उसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस ज़रिए से होगी, वो पाइपलाइन के ज़रिए से होगी। एंड एसोसिएटेड फैसिलिटी, यानी सिर्फ पाइपलाइन जो है वो शामिल नहीं है, उसके साथ जो अटैच वाल्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, मीटर स्टेशंस हैं, या जो डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट है वो सब भी इस नेटवर्क का हिस्सा है, जैसे हमने ऊपर क्या जो फ्रेज़ है उसमें देखा। अब यहाँ पे जो डिफिनेशन है ना यहाँ चेंज हो रही है, ये कह रहे हैं कि एट अ प्रेशर, यानी जो लेजिस्लेचर है वो नेचुरल गैस को सिर्फ डिस्टेंस से नहीं बल्कि उसके प्रेशर लेवल से भी क्लासिफाई कर रही है। एट अ प्रेशर विच वुड नॉट ऑर्डिनरली बी एक्सपेक्टेड टू एक्सीड 300 पर स्क्वायर इंच गेज। अब इसका ये मतलब है कि अगर नेचुरल गैस जो है वो 300 पर स्क्वायर इंच गैस जो है उससे अगर कम प्रेशर पर ट्रांसपोर्ट हो रही है तो लॉ उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि वुड नॉट ऑर्डिनरली बी एक्सपेक्टेड टू एक्सीड, यानी 300 पर स्क्वायर इंच से वो क्या होनी चाहिए, एक्सीड नहीं करनी चाहिए। यानी ये वो स्टेज है जहाँ गैस जो है कंज्यूमर के करीब होती हैं, और जो गैस है यानी वो हाई प्रेशर से पाइपलाइंस के ज़रिए से कहाँ आती है, जो सिटी की गेट स्टेशन होते हैं, और फिर उसके बाद जैसे वॉल्स लगे होते हैं, कंट्रोलिंग उनके स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे उनका जो प्रेशर है गैस का वो कम कर दिया जाता है, लो कर दिया जाता है। और फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन में जो घर के जो किचन है वहाँ तक फिर यानी हर मोहल्ले या शहरों में जो है मोहल्ले में वहाँ तक फिर पहुँचाया जाता है। सो उसको फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन कहते हैं। जैसे अगर हम इसका स्पेशल ला दे के ना तो ये यहाँ पे बता रहे हैं मेन पाइपलाइन की भी डिफिनेशन दे रहा है ये के में कि मेन पाइपलाइन है शेल मीन एंड इंक्लूड अ ट्रांसमिशन लाइन विद गैस एट अ प्रेशर ऑफ नॉट लेस देन, यानी उसका प्रेशर जो है वो 300 PSIG से कम जो है वो नहीं होना चाहिए। और सच प्रेशर इज़ द ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो ओगरा है, अगर वो प्रिस्क्राइब करती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम यूज फॉर ट्रांसमिशन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस फ्रॉम द गैस फील्ड्स टू गैस फील्ड्स होती हैं टू द वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। ये तो मेन पाइपलाइन हो गई। अब उसके बाद या ये डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन की भी डिफिनेशन देता है कि डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन इंक्लूड्स अ गैस पाइपलाइन यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नेचुरल गैस एट अ प्रेशर नॉट एक्सीडिंग
300 psig or such pressure is the Oil and Gas Regulatory Authority may prescribe from time to time to transportation of gas downstream of the sales meter stations to the end consumer including all equipment installed on the distribution pipeline. यानी जो मेन पाइपलाइन है वहाँ पे जो गैस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कहाँ होती है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर अपस्ट्रीम ऑफ द सेल्स मीटर स्टेशन इंक्लूडिंग द सेल्स मीटर स्टेशन, ठीक है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन में जो ये क्या कहते हैं कि डाउन स्ट्रीम ऑफ द सेल्स मीटर स्टेशन टू द एंड कंज्यूमर इंक्लूडिंग ऑल इक्विपमेंट इंस्टॉल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन, ठीक है। यानी अगर प्रेशर जो है वो 300 psig से कम नहीं है, नॉट लेस देन है, तो फिर वो क्या होगा, हाई प्रेशर पार्ट होगा, तो उसको फिर ट्रांसमिशन कहते हैं। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन उसको देखें, पाइपलाइन को देखें, तो ये कह रहे हैं कि एट अ प्रेशर नॉट एक्सीडिंग 300, यानी इसमें जो प्रेशर है वो 300 से हर हाल में कम होना चाहिए। और आगे के जो फेज हैं वो ये कह रहे हैं कि और सच प्रेशर एट द रेलिवेंट, यानी जो ओगरा है जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो ऑयल एंड गैस की पाकिस्तान में क्या है, उसका नाम है ओगरा। ओके, सो अगर वो प्रिस्क्राइब करती हैं टाइम टू टाइम, ये जो फ्रेज हैं ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हो सकते हैं कि फ्यूचर में जो इंजीनियरिंग है उसके स्टैंडर्ड्स जो हैं अगर चेंज हो जाएं, क्योंकि अभी ये क्या है, अभी ये फिक्स हैं 300 पर स्क्वायर इंच गेज। सो इसलिए जो लेजिस्लेचर है उसने यानी जो प्रेशर है उसका परमानेंटली ये फिक्स नहीं किया हुआ, बल्कि उसके साथ साथ ये जो दूसरा प्रेस है ये भी दिया हुआ है कि उसने जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको पावर दिए हैं कि वो ज़रूरत के मुताबिक जो प्रेशर की लिमिट्स हैं उसको चेंज कर सकती हैं। यानी अगर फ्यूचर में अथॉरिटी ये कहे कि डिस्ट्रीब्यूशन जो लिमिट है वो 350 psig जो है वो होना चाहिए, तो फिर ये क्या होगी, ये नई प्रिस्क्राइब लिमिट जो है वो अप्लाई होगी। अब देखें ये जहाँ पे जो प्रेशर यूज़ हुआ है ना, सो मे बी अपने जहन में ये सवाल हो कि ये जो प्रेशर है इसका क्रिमिनल लॉ के साथ क्या ताल्लुक है इसके प्रेशर का। देखें जैसे मैंने आपको कहा ना कि प्रेशर ही डिटरमिन करता है कि पाइपलाइन जो है वो किस नेटवर्क का हिस्सा है। यानी अगर हाई प्रेशर है तो वो मेन ट्रांसमिशन नेटवर्क का हिस्सा होगा, अगर लो प्रेशर है तो वो कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का हिस्सा होगा। और इस डिफिनीशन क्लास के बाद हम जितने सेक्शंस देखेंगे उनकी जो डिस्टिंक्शंस हैं, यानी 462 बी से लेकर जो 462 सी की जो ऑफेंसेस है ना, वो क्या करते हैं कि वो इसी को प्रिस्क्राइब कर, यानी इसी हाई प्रेशर और लो प्रेशर का जो डिस्टिंक्शन है उसकी बुनियाद पर ये डिटरमिन करती है। सो जो नेचुरल गैस की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमने क्या देखा, 462 ए जो हैं वो ये कहते हैं कि नेचुरल गैस की डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर की बुनियाद पर डिफ़ाइन होगी। यानी यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है, लॉ का मकसद जो है वो हमें इंजीनियरिंग पढ़ाना नहीं है, बल्कि जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशंस के दरमियान लीगल बाउंड्री है ना वो तय करना है, ताकि बाद के जो ऑफेंसेस हैं जो सेक्शन नंबर 462 बी और 462 सी में हैं हम देखेंगे। सो वो अगर जब हमें पता होगा प्रेशर के बारे में तो वो हम क्या कर सकेंगे, सही इंफ्रास्ट्रक्चर पर अप्लाई कर सकेंगे। जैसे यहाँ पे बात हो रही है 462 में टेम्परिंग विद पेट्रोलियम पाइपलाइन और टेम्परिंग विद ऑक्सिलरी आर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन ऑफ पेट्रोलियम। सो इस वजह से इस प्रेशर के बारे में ये मालूम होना ज़रूरी है कि वो मेन ट्रांसमिशन नेटवर्क का हिस्सा है या वो कंज्यूमर या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का। सो अब हम देखते हैं डेफिनेशन नंबर बी, ये बात करता है फैसिलिटी के। फैसिलिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि कोई ऐसी जगह या इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पेट्रोलियम या गैस को प्रोसेस किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है, कंप्रेस, स्टोर या कंट्रोल किया जाता है। यानी ये जो फैसिलिटी होती है ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होती, बल्कि ये एक पूरा ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। सो ये कहते हैं कि फैसिलिटी इंक्लूड्स, जो इंक्लूड्स है ना वो क्या करती हैं, लीगल ड्राफ्टिंग में डिफिनेशन को एक्सपेंड करती हैं। यानी अब आगे ये जो लिस्ट दी गई है ये कहते हैं कि वो कंप्लीट या एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। अगर कोई और पेट्रोलियम रिलेटेड इंस्टॉलेशंस भी इसी नेचर की हो तो जो लॉ है या कोर्ट है वो उसको भी फैसिलिटी मान सकती हैं। जब लॉ में लिखा होता है ना मीन्स, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है मीन्स, तो इसका मतलब है कि ये जो डिफिनेशन है ये एग्जॉस्टिव डिफिनेशन है, लेकिन इंक्लूड जो है उसका मतलब होता है वाइड। सो फैसिलिटी इंक्लूड्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी प्रोसेसिंग फैसिलिटी और कंप्रेशन फैसिलिटी।
जो एलपीजी हैं, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती हैं, ये यूजुअली वो गैस होती हैं जो हम सिलेंडर में भरवा के लाते हैं। यानी इसमें जो गैस है उसको दबाकर लिक्विफाई करके लिक्विड बनाई जाती हैं। अब उस गैस की अगर प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग कोई फैसिलिटी है, यानी जो बड़े फैक्ट्रीज नुमा प्लांट्स होते हैं जहाँ पे इस गैस को साफ़ भी किया जाता है, यानी प्रोसेस किया जाता है, और फिर जो बड़े बड़े पंप्स हैं उसमें दबाकर ये सिलेंडर में भरने के काबिल भी उनको बनाया जाता है। यानी उनको क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। सो लॉ ये कहता है कि पूरी फैक्ट्री और उसकी जो मशीनरी है वो क्या है, वो एक फैसिलिटी है। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ना, यहाँ जो मेंशन है एलपीजी, तो इसको हमने इस डिफिनीशन में देखा एच में कि जो एलपीजी है वो किसकी डिफिनीशन में आता है, वो पेट्रोलियम की डिफिनीशन में आता है। सो आगे ये कह रहे हैं कि नेचुरल गैस और एलपीजी टेस्टिंग फैसिलिटी, यानी इनकी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी होती हैं। ये लेबॉर्ट्रीज होती हैं जहाँ पे जो गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं या जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो गैस की क्वालिटी चेक करती हैं, उसकी सेफ्टी और उसका जो प्रेशर है उस सब यानी चेक करके टेस्ट करती है। और इसमें जो है नेचुरल गैस स्टोरेज फैसिलिटी भी शामिल है। यानी स्टोरेज का मतलब ये होता है कि उसको स्टोर किया जाता है, क्योंकि गैस को खुलेआम तो ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता ना। सो इसके लिए ज़मीन के अंदर उसके लिए एक बहुत यानी बड़े बड़े जो लोहे के गोल टैंक्स होते हैं ना, वो उनके लिए बनाए जाते हैं। सो वो स्टोरेज फैसिलिटीज़ होती हैं, तो ये भी फैसिलिटी की डिफिनीशन में आएंगी। ओके, सो अब आगे है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलएनजी प्रोसेसिंग फैसिलिटी और क्रूड ऑयल एंड रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स सो स्टोरेज फैसिलिटी। ये जो एलएनजी हैं, ये वो गैस होती है जिसको बहुत बड़े पैमाने पर ना ठंडा किया जाता है, और पर्टिकुलरली 160 डिग्री सेंटीग्रेड के लेवल पर उसको ठंडा किया जाता है और उसको लिक्विड में चेंज किया जाता है। और इसको जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, जो समुद्री जहाज़ हैं, उसके ज़रिए से एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो है लेके जाया जाता है। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एलएनजी प्रोड्यूस नहीं करता। पाकिस्तान ओके, ये जो एलएनजी है ना, ये जब कहीं पे पहुंच जाता है ना, तो फिर वहाँ पे अगेन बहुत बड़े बड़े टर्मिनल प्लांट्स होते हैं, उसको दोबारा गर्म किया जाता है, और उसको दोबारा यानी जो गैस की शक्ल है उसमें बदला जाता है। और जो पाकिस्तान है वो अपनी जो ये एलएनजी है, ये कतर से जो 90% एलएनजी का हिस्सा है वो कतर से मंगवाता है। और दोबारा जब प्लांट में उसको गर्म किया जाता है ना, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रीगैसिफिकेशन। सो एलएनजी की जो प्रोसेसिंग फैसिलिटी है उसमें क्या चीज़ें आती हैं, यानी एलएनजी को रिसीव, प्रोसेस या रीगैसिफाई करने वाली जो इंस्टॉलेशंस होती हैं वो सारी इसकी फैसिलिटीज़ में इंक्लूड है। यानी ये रिगैसिफिकेशन का टर्मिनल है, ये इस तरह ही होता है, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान प्रिपेयर्स इट्स सेकंड एलएनजी इंपोर्ट टर्मिनल। तो ये कहाँ पे है, ये पोर्ट कासिम कराची में है, और ये लिखा हुआ है ना विद एलएनजी रिगैसिफिकेशन। सो गैस के साथ साथ जो लॉ है वो क्रूड ऑयल को और जो रिफाइंड ऑयल के प्रोडक्ट स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। यानी जो क्रूड ऑयल होता है ये कच्चा खाम तेल होता है, ये बिल्कुल काले रंग का होता है, यानी जो ज़मीन से निकलता है। और रिफ़ाइंड जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी रिफ़ाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स, इसका मतलब ये है कि वो तेल जो साफ़ हो चुका हो, जैसे पेट्रोल या डीज़ल। सो इन सब को स्टोर करने के लिए इसमें ये जो बड़े बड़े ऑयल डिपोज़ होते हैं ना, जैसे पाकिस्तान स्टेट ऑयल हैं, पीएसओ हैं या शेल हैं, इनके बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं। तो उन्हीं ऑयल स्टोरेज को भी फैसिलिटी कहा जाता है। और साथ में जो रिपीटर स्टेशंस होते हैं या जो कंप्रेशन स्टेशंस होते हैं, अदर देन कंप्रेशन सिस्टम इंस्टॉल्ड एट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशंस। ओके, जो रिपीटर स्टेशंस हैं इसको समझ लेते हैं। रिपीटर स्टेशंस यानी गैस जब लंबी पाइपलाइंस में जाती है ना, ये सैकड़ों माइल्स तक की पहली होती है पाइपलाइन, तो जब उसमें लाजमी बातें जाती हैं तो पाइपलाइन के साथ साथ उनका जो कंप्यूटर और वायरलेस सिस्टम है ना वो भी चल रहा होता है, और ये ऑटोमेटिक सिग्नल्स भेजता है कि गैस जो है वो सही जा रही है या कहीं भी लीक हो रही हैं। सो इन सिग्नल्स को यानी डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए रास्ते में छोटे छोटे टावर्स और जो स्विच रूम्स हैं वो बनाए जाते हैं, और उनको क्या कहा जाता है, उनको रिपीटर स्टेशन कहा जाता है। और ये जो कंप्रेशन स्टेशन है, यानी जब गैस उन्हीं पाइपलाइंस में जाती है ना, जब बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है,
तो फिर उसका जो दबाव यानी प्रेशर है वो कम होने लगता है। उस गैस को दोबारा बूस्टर देने के लिए और उसको आगे यानी धक्का देने के लिए रास्ते में यानी उन्हीं पाइप्स के ऊपर बड़े बड़े मशीनरी स्टेशन जो हैं वो भी लगाए जाते हैं, जो फिर क्या क्या करते हैं, गैस को आगे पंप करते हैं। इसको क्या कहते हैं, कंप्रेशन स्टेशन। अब यहाँ पे जो लॉ है वो एक एक्सेप्शन दे रहा है, किसके लिए, ये रिपीटर कंप्रेशन स्टेशन के लिए। repeater stations are compression stations other than compression system। ये सिर्फ compression system के लिए हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना other than compression system installed at CNG station। सो ये कहता है कि देखिए, जब लोग गाड़ी भरवाने जाते हैं CNG स्टेशंस पर, गैस जब भरवाते हैं तो वहाँ भी गाड़ी में गैस भरने के लिए एक कंप्रेसर यानी पंपिंग सिस्टम जो है वो लगा होता है। लेकिन लॉ ये कह रहे हैं कि CNG स्टेशंस पर जो लगा हुआ छोटा कंप्रेसर है वो इस फैसिलिटी की डिफिनीशंस में नहीं आएगा। यानी फैसिलिटी से क्या मुराद है, फैसिलिटी से मुराद ये है कि गैस और ऑयल के जो बड़े बड़े प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, लेब्स हैं, स्टोरेज हैं, टैंक्स हैं, या जो बूस्टर स्टेशन हैं, ये सब फैसिलिटी में शामिल हैं, एक्सेप्ट जो CNG स्टेशन के जो कंप्रेसर हैं वो इस डिफिनीशन में नहीं आते। अब जो सी है ये कहता है गैस मीटर्स। मेरे ख्याल में इसको तो हम सब समझते हैं। गैस मीटर मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स गैस डिलीवर टू कंज्यूमर फॉर कंजम्पशन। ठीक है, ये बात हो रही है डिलीवर टू कंज्यूमर की बात हो रही है, फॉर किस चीज़ के लिए, कंजम्पशन के लिए। और हम सब के घरों के बाहर जो गैस मीटर होते हैं वो लगे होते हैं। और ये जो डिफिनेशन है ये जो स्पेशल लॉ है वो भी देता है। वो सबसे पहले तो गैस को डिफाइन करते हैं कि गैस से क्या मुराद है, ये है ओके, ये जो ई है ये कहते हैं ओके डोमेस्टिक कंज्यूमर की भी बात कर रहे हैं। इसको भी हम देख लेते हैं क्योंकि ये सारा जो है ना आपस में रिलेटेड है। तो डोमेस्टिक कंज्यूमर मीन्स अ कंज्यूमर हु रिसीव्स अ सप्लाई फॉर गैस फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज। ठीक है, तो वो कंज्यूमर हो गया। यानी कंज्यूमर में तो कोई भी हो सकता है, फैक्ट्री के लिए भी गैस जा सकती हैं, लेकिन अगर डोमेस्टिक पर्पजेज के लिए वो जा रही हैं तो फिर वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे गैस को भी डिफाइन करिए कि गैस में क्या चीज़ें शामिल हैं, नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एयर मिक्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, रिगेसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये सारी तो गैस की डिफिनीशन में आएंगे। और ये जो सेक्शन है ये गैस की जो मीटर है उसको भी डिफाइन कर रहे हैं। ये जो एल है ये कहते हैं कि मीटर मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट दैट प्रेशर दैट मेजर गैस डिलीवर टू कंज्यूमर फॉर कंजम्पशन। ये सेम यही डिफिनेशन है जो पाकिस्तान पीनल कोड में दी गई हैं, तो इसको मेरे ख्याल में समझना आसान है। फिर उसके बाद गैस रेगुलेटर हैं, ये भी हम सब के घरों में मौजूद होते हैं। मीन्स अ रेगुलेटर टू कंट्रोल द प्रेशर ऑफ द गैस, तो मेरे ख्याल में इसको भी समझने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन मीन्स ऑल फैसिलिटी यूज्ड इन लोडिंग, अनलोडिंग और रीलोडिंग, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम including equipment, terminals, storage tanks, pipeline and port facilities। So installation का मतलब क्या है, in all facilities used in loading, unloading, reloading। और उनका मकसद क्या होना चाहिए, उनका मकसद जो है अब होना चाहिए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, अब ये जो ऑल फैसिलिटीज़ है यानी इसमें सिर्फ एक फैसिलिटी शामिल नहीं है, बल्कि पेट्रोलियम ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली जो तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो इसमें शामिल हैं। यूज्ड इन यानी हर एक जो फैसिलिटी है ना वो इंस्टॉलेशन नहीं होती है, सिर्फ वो फैसिलिटीज़ इंस्टॉलेशंस हैं जो यहाँ पे लिखा है ना पेट्रोलियम ऑपरेशंस में यूज़ हो रही हैं। जैसे यूज्ड इन लोडिंग, यानी लोडिंग का मतलब है कि पेट्रोलियम को स्टोरेज टैंक, टर्मिनल या जो व्हीकल हैं उससे पाइपलाइन, शिप या टैंकर में जो है भरा जाता है, उनको भरा जाता है ना, लोड किया जाता है। या क्या किया जाता है, उनको अगर अनलोड किया जा रहा हो यानी पेट्रोलियम को टैंकर, शिप या पाइपलाइन से उतारना। ठीक है, उसके बाद है रीलोडिंग, यानी कभी पेट्रोलियम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र की जाती है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको रीलोडिंग कहते हैं। और जो ट्रांसमिशन है यानी ट्रांसमिशन से मुराद ये है, ट्रांसमिशन की जो डिफिनीशन है वो भी यहाँ पे दी गई है, ये जो के है। ठीक है, ट्रांसमिशन से मुराद ये है कि हाई प्रेशर या मेन पाइपलाइन सिस्टम के ज़रिए पेट्रोलियम को यानी लंबी दूर तक ट्रांसपोर्ट करना। यानी अगर इसकी डिफिनीशन को हम देखें, ट्रांसमिशन मीन्स द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसपोर्टिंग नेचुरल गैस थ्रू पाइपलाइन and other facilities at a pressure of not less than 300 psig or such pressure is
द रिलेवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो इसको आप समझ गए हैं कि क्योंकि इसको ऑलरेडी हम जो प्रीवियस सब क्लास था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कंज्यूमर या जो फाइनल नेटवर्क तक पेट्रोलियम की जो सप्लाई की जाती है उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस। इंक्लूडिंग इक्विपमेंट, यानी आगे जो दी गई लिस्ट है ये कंप्लीट नहीं है, ये क्या है, ये सिर्फ एग्जांपल्स है। ये इक्विपमेंट, टर्मिनल्स, स्टोरेज टैंक्स। इक्विपमेंट्स को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ, यानी इसमें पंप्स भी आते हैं, वॉल्व्स भी आते हैं, जो प्रेशर कंट्रोल डिवाइसेस होती हैं, मीटर के इक्विपमेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो इक्विपमेंट में आ सकती हैं। टर्मिनल्स वो जगह होती हैं जहाँ पेट्रोलियम रिसीव, स्टोर या डिस्पैच जो है वो की जाती है। और सिमिलरली जो स्टोरेज टैंक्स हैं, यानी ये वो टैंक्स हैं जिनमें ऑयल या गैस टेम्परेली स्टोर की जाती है। और फिर उसके बाद है पाइपलाइन। ये पाइपलाइन जो है वो भी इंस्टॉलेशन का हिस्सा है, यानी इंस्टॉलेशन सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, जो पाइपलाइन नेटवर्क है ना वो भी क्या है, वो पूरा इंस्टॉलेशन का हिस्सा है। एंड पोर्ट फैसिलिटी, अगर पेट्रोलियम सी पोर्ट के ज़रिए से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो तो पोर्ट पर मौजूद जो पेट्रोलियम हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर होगा तो वो भी उस इंस्टॉलेशन का हिस्सा माना जाएगा। सो लॉ इंस्टॉलेशंस को भी क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि कोई शख्स ये प्ली ना ले सके कि भाई मैंने तो पाइपलाइन को टच ही नहीं किया, ठीक है। सो इस वजह से ये कह रहे हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है ना पाइपलाइन, तो ये इंस्टॉलेशन का हिस्सा है। यानी अगर कोई शख्स जो है वो टर्मिनल को या स्टोरेज टैंक को या कोई जो लोडिंग सिस्टम से रिलेटेड सिस्टम है उसको अगर डैमेज करता, ठीक है, तो फिर ये एक जो अक्यूज्ड है उसके लिए एक लीगल लूप होल बन जाता। सो इस वजह से क्योंकि ये पेट्रोलियम सप्लाई चेन का हिस्सा है, सो लॉ इस वजह से उस सप्लाई चेन का हर ऑपरेशनल हिस्सा जो है उसको लीगल प्रोटेक्शन मिला रहा है। यानी अगर सिंपल लफ्ज़ में अल्फाज में हम समझे कि इंस्टॉलेशन क्या है, तो इंस्टॉलेशन सिर्फ एक मशीन या बिल्डिंग का नाम नहीं है, बल्कि इंस्टॉलेशन से मुराद जो पेट्रोलियम सप्लाई है और का जो पूरा चेन होता है ना, सप्लाई चेन का जो पूरा ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो है, जहाँ पे जो पेट्रोलियम है उसको लोड, अनलोड, रीलोड या ट्रांसमिट, डिस्ट्रीब्यूट और स्टोर की जाती हैं। और लॉ ने इसको इस वजह से कवर किए हैं ताकि जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई एसेंशियल हिस्से जो है वो क्रिमिनल लॉ की प्रोटेक्शन से बाहर ना रहे और जो अक्यूज्ड हैं वो उनका फ़ायदा ना उठा सकें। ओके, सो इसके बाद है मीटर इंडेक्स। तो ये भी हम सब के घरों में बाहर लगे होते हैं, तो ये भी आसान है। मीन्स अ काउंटर इन अ गैस मीटर फॉर रिकॉर्डिंग द वॉल्यूम ऑफ अ गैस पास टू द गैस मीटर्स एट लाइन कंडीशन। सो ये जो मीटर इंडेक्स है ना, ये हमारे घरों के बाहर जो गैस मीटर लगे होते हैं ये वो मीटर नहीं होता, यानी गैस मीटर नहीं होता, बल्कि जो गैस मीटर होता है जो हमारे घर के बाहर लगा होता है वो क्या होता है, वो एक कंप्लीट डिवाइस होता है। और ये जो मीटर इंडेक्स होता है ना, ये उस डिवाइस के अंदर सिर्फ रिकॉर्डिंग पार्ट होता है। यानी मीटर इंडेक्स वो काउंटर है जो हमें ये बताता है कि कितनी गैस जो है वो कंज्यूम हुई है, ठीक है। और ये कंटिन्यूसली रीडिंग को रिकॉर्ड करती है, मैकेनिकल डिजिट्स के ज़रिए से भी या इलेक्ट्रॉनिक डिजिट्स के ज़रिए से भी डिस्प्ले होती हैं। यहाँ कह रहे हैं ना कि मीन्स अ काउंटर इन अ गैस मीटर, यानी ये जो मीटर इंडेक्स है ये क्या होता है, ये गैस मीटर का ही हिस्सा होता है। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसका काम क्या होता है, जो गैस की वॉल्यूम होती है जो गैस मीटर से गुजरती हैं एट लाइन कंडीशन में, उसको क्या करती हैं, उसको रिकॉर्ड करती हैं। और फिर इसी रिकॉर्डिंग के नतीजे में जो हमारे बिल आते हैं, गैस के बिल आते हैं, वो इसी रिकॉर्डिंग के नतीजे में आते हैं। और ये जो मीटर इंडेक्स होते हैं ये क्यूबिक फीट या क्यूबिक मीटर्स में गैस की क्वांटिटी को रिकॉर्ड करते हैं। यानी पास थ्रू द गैस मीटर, यानी जो मीटर है जो मीटर इंडेक्स है वो सिर्फ इस उस गैस को काउंट करता है जो मीटर के अंदर से क्या करती हैं, फिजिकली गुजरती है। और एट अ लाइन कंडीशन, यानी लाइन कंडीशन से मुराद ये है कि गैस जिस प्रेशर और टेम्परेचर पर पाइपलाइन में फ़्लो कर रही है उसी ऑपरेशनल कंडीशन में उसका वॉल्यूम मेजर किया जाता है। यानी ये जो मीटर इंडेक्स होता है ना, ये लेबॉर्ट्री कंडीशंस पर मेजरमेंट नहीं करता, बल्कि जो पाइपलाइन में एक्चुअल कंडीशंस होती है ना उसकी, उसमें रीडिंग रिकॉर्ड करता है।
सो ये जो मीटर इंडेक्स है, इसको इस वजह से इंक्लूड किया गया है कि देखें यहाँ पे गैस मीटर तो ऑलरेडी दिए हुआ है, ला ने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। सो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो गैस मीटर को ना छेड़ता और मीटर इंडेक्स को छेड़ता, तो फिर अक्यूज़ ये कह सकता था कि मैंने मीटर को टच भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ़ उस काउंटर की जो डिजिट्स हैं उसको मैंने, यानी जो रीडिंग्स हैं उसको मैंने चेंज किया है। सो अब जो लॉ है वो मीटर को अगर कोई टेम्पर करे, रेगुलेटर को कोई टेम्पर करे या मीटर इंडेक्स को टेम्पर करे, तो ये सब क्या है, ये पनिशेबल हैं, ऑफेंसेस हैं। और ये जो टेम्परिंग है ये क्या होती हैं, इसको जो सब क्लास जे है उसने डिफाइन किया हुआ है कि टेम्परिंग इंक्लूड्स इंटरफेयरिंग, यानी जो टेम्परिंग है उसमें क्या चीज़ शामिल है, यानी सिस्टम के का जो नॉर्मल ऑपरेशन है उसमें कोई इंटरफेरेंस करना। यानी फॉर एग्जांपल अगर मीटर की सेटिंग चेंज कर दी जाए, वाल्व जो वाल्व लगे होते हैं उसको एडजस्ट किया जाए या प्रेशर को मैनिपुलेट किया जाए, तो ये क्या है, ये इंटरफेयरिंग में आएगा। और क्रिएट हिंड्रेंस, यानी सिर्फ सिस्टम को चेंज करना ही नहीं, अगर उसको नॉर्मल फ्लो में कोई रुकावट पैदा कर दी जाए तो वो भी क्या है, वो भी टेम्परिंग है। यानी यहाँ लिखा है ना इन फ्लो, यानी अगर उसी फ्लो को स्लो करे या उसको बाईपास करे या उसको ब्लॉक कर दें, तो ये फिर फ्लो में क्या है, इंटरफेरेंस है या उसकी हिंड्रेंस है। और मीटरिंग ऑफ पेट्रोलियम बाय अनअथराइज्ड एंट्री, मीटरिंग का मतलब ये होता है कि पेट्रोलियम या गैस की जो क्वांटिटी है उसको मेजर करना। अगर कोई मीटर की रीडिंग चेंज करता है या मीटर को कम रीडिंग दिखाने पे मजबूर करे, तो ये मीटर में क्या है, इंटरफेयरिंग है। पेट्रोलियम का तो हमने 462A जो एच है ये, इसमें देख लिया है कि पेट्रोलियम में ऑयल, क्रूड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, ये सारी चीज़ें जो है ये इसमें पेट्रोलियम में की डिफिनीशन में जो है शामिल है। बाय अनअथराइज्ड एंट्री, यानी बगैर लीगल अथॉरिटी या परमिशन के, अगर कंपनी का अथराइज्ड इंजीनियर मेंटेनेंस के लिए मीटर खोलता है तो वो टेम्परिंग नहीं है। लेकिन अगर जो कंज्यूमर है या कोई और शख्स हैं जो अगर वो इसके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा जिसके पास कोई अथराइज्ड अथॉरिटी नहीं है, तो फिर वो टेम्परिंग में आएगी। ठीक है। एंड टू मीटर सिस्टम, यानी इसमें पूरे मीटर का सिस्टम शामिल है, मीटर भी शामिल है, मीटर का इंडेक्स भी शामिल है, इसमें रेगुलेटर भी शामिल हैं, इसमें सील्स भी शामिल हैं, या जो रिलेटेड मेजरिंग इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब इसमें शामिल हैं। और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, यानी टेम्परिंग जो है वो सिर्फ मीटर तक महदूद नहीं है, जो मेन ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन होती हैं उसमें अगर कोई इलीगल इंटरफेरेंस करता है तो वो भी टेम्परिंग है। ईदर बाय ब्रेकिंग द सील्स, यानी जो कंपनी है वो मीटर पर जो ऑफिशियल सील लगाती है, अगर कोई उसको तोड़ दे तो ये क्या है, ये भी टेम्परिंग है। और डैमेजिंग, या इक्विपमेंट को कोई नुकसान पहुंचाए, और डिस्ट्रक्टिंग द सेम, या डिस्ट्रक्शन का मतलब है कि उस पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, यानी उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। ओके, डिस्ट्रॉय द सेम, ठीक है, ये उसकी बात हो रही है जो पूरा सिस्टम है। और इन एनी मैनर इंटरफेयरिंग विद द मीटर, यानी चाहे इंटरफेरेंस जिस भी तरीके से हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ ना एनी मैटर, तो इसका मतलब है कि तरीका कोई भी हो सकता है, चाहे कोई शख्स जो है वो कोई ऐसा तरीका ईजाद करे जो इनके यहाँ पे इस डिफिनीशन में मेंशन नहीं है, तो वो तरीका भी जो है वो मेंशन हो, वो भी टेम्परिंग में आएगा। इन एनी मैनर इंटरफेयरिंग विद द मीटर, यानी फॉर एग्जांपल अगर मीटर को रिवर्स किया जाता है या इंटरनल मैकेनिज्म उसका बदल दिया जाता है, ठीक है, तो वो भी टेम्परिंग में आएगा। और इंटरफेयरिंग विद इट्स ओरिजिनल कंडीशंस, अगर मीटर को इस तरह मॉडिफाई किया जाए कि ओरिजिनल जो उसकी सेटिंग है वो बिल्कुल अल्टर हो जाए, तो ये भी क्या है, ये भी टेम्परिंग में आएगा। यानी चाहे मीटर टूटे या ना टूटे, उसकी जो ओरिजिनल कंडीशंस हैं अगर वो बदल दी गई हैं तो फिर ये क्या है, ये टेम्परिंग है। ओके, अब एक जो डिफिनीशन रह गई है इस चैप्टर के हवाले से वो है जी, वो है पर्सन। सो सबसे पहले हम देखते हैं जो पाकिस्तान पिनल कोड ओरिजिनल, यानी इस चैप्टर के लिए नहीं, जनरल पिनल कोड के लिए जो पर्सन की डिफिनीशन देता है वो यहाँ पे मेंशन है सेक्शन नंबर 11 पाकिस्तान पिनल कोड में, कि पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। लेकिन अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर के लिए पर्सन से क्या मुराद है। पर्सन इंक्लूड एनी इंडिविजुअल और एनी कंपनी
फर्म और कॉरपोरेशन विद इनकॉर्पोरेटेड आर नॉट, यहाँ तक तो ठीक है। और पब्लिक सर्वेंट, इसमें पब्लिक सर्वेंट भी शामिल हैं, वो और जो सेक्शन नंबर 11 है ना उसमें ये पब्लिक सर्वेंट शामिल नहीं था। और इन एम्प्लॉय ऑफ एनी ऑयल एंड गैस कंपनी, अगर ऑयल एंड गैस कंपनी का अपना कोई एम्प्लॉय भी है ना, अगर वो भी इनमें से कोई एक ऑफेंस कमिट करता है जैसे टेम्परिंग है या जो जो भी है, तो फिर वो भी क्या होगा, वो भी पर्सन की डिफिनीशन में जो है वो फॉल करेगा। और ये सेम जो डिफिनीशन है, ये इसको अगर हम इसके स्पेशल लॉ में देखें तो जो इसका स्पेशल लॉ है ये भी पर्सन को डिफाइन करता है। और सेम यही डिफिनेशन जो है ये एम में, पर्सन मीन्स एनी इंडिविजुअल और अ लीगल एंटिटी, अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इंक्लूड्स अ पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी, ग्रुप, ट्रस्ट, सोसाइटी, corporation, body or association of person, a public servant on an employee of a gas utility company। जो पाकिस्तान पिनल कोड है वो जनरल एक जनरल लॉ है, उसने वो एक जनरल डिफिनेशन दी है। और ये क्या है, ये एक स्पेसिफिक यानी स्पेशल लॉ है। तो इसमें हमने देखा कि जैसे वहाँ पे पाइपलाइन मेंशन था, तो यहाँ पे जो पाइपलाइन है उसको स्पेसिफाई किया गया है, यानी गैस पाइपलाइन और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन, मेन पाइपलाइन। सो इसी तरह जो पाकिस्तान पिनल कोड है उसने सेक्शन नंबर 11 में पर्सन को एक जनरल डिफिनेशन दी है। और फिर चूँकि वो 2011 में बना था, तो फिर उसने पर्सन की जो डिफिनेशन दी थी उसमें 2 पब्लिक सर्वेंट्स को इंक्लूड किया गया था और ऑयल एंड गैस अथॉरिटीज़ के जो कंपनीज़ के जो एम्प्लॉय हैं उसको भी ऐड किया गया था। लेकिन ये चूँकि 2016 में आया है और ये एक स्पेशल लॉ है, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसका जो स्कोप है यहाँ लिखा हुआ है ना मीन्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि मीन्स और इंक्लूड में क्या फ़र्क है। ये जो है ये तो एग्जॉस्टिव लिस्ट है। अब यहाँ पे एंड इंक्लूड्स यानी ये सब जो है वो क्या हो सकते हैं, यहाँ पे जो लिस्ट है वो वाइड हो जाती है, तो ये सब जो है पर्सन की डिफिनेशन में जो है वो आ रही हैं। सो ये तो हमारा डिफिनेशन प्रोविज़न था 462A, जिसको हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने की कोशिश की है। और उसकी वजह ये है कि जो ज़्यादातर लोग होते हैं उसको ये जो कंसेप्ट्स हैं जो पर्टिकुलरली ऑयल एंड गैस से रिलेटेड हैं उसका पता नहीं होता। और हमने ये कोशिश की कि हम इस पूरे सिस्टम को समझ सकें कि ये किस तरह काम कर रहा है। सो अब अगर आप डिफिनेशन क्रॉस को समझ चुके हैं, तो बाकी के ये जो 4 पॉइंट सेक्शंस हैं इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो देखें ये सारा ये टेम्परिंग के ऊपर है, ये भी टेम्परिंग के ऊपर है, ठीक है। ये टेम्परिंग विद गैस मीटर है, ये टेम्परिंग विद गैस मीटर बाय इंडस्ट्रियल है, ये डोमेस्टिक कंज्यूमर है। तो उसमें सेम यानी एक ही जो यहाँ पे हमने देखा ना, ये जे वाली जो डिफिनेशन हमने देखी, तो ये जो बाकी के सेक्शंस हैं वो क्या है, वो इसी एक उसके ऊपर जो है वो बेस्ड है। सो इसको हम सिर्फ वन गो में पढ़ेंगे तो आई होप को आपको समझ आ जाएगी। और इसी लेक्चर में इन सेक्शन को कवर करना इस वजह से ज़रूरी है, आल दो वीडियो जो है वो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, लेकिन हमें इनको कवर इस वजह से करना है कि अगेन ये जो कंसेप्ट इसमें यूज़ हुए हैं, अगर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे तो फिर हमें दोबारा से इसकी जो रिवीजन या रिपीटिशन है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। सो इस वजह से ये जो बाकी के सेक्शंस हैं उसको भी हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 462B को। ये कहता है टेम्परिंग विद पेट्रोलियम पाइपलाइन एक्सेट्रा। जो सेक्शन नंबर यानी ये जो सेक्शन है ना 462B, ये चैप्टर का प्रिंसिपल ऑफेंस है, क्योंकि जो 462A है उसमें सिर्फ डिफिनीशन दी थी। अब जो सेक्शन नंबर 462B है उन डिफिनीशंस को अब प्रैक्टिकल ऑफेंस में जो है वो तब्दील कर रहा है। और यहाँ पे अगर आपने टर्म के ऊपर फोकस किया हो तो ये है पेट्रोलियम पाइपलाइन एक्सेट्रा, यानी बात किसकी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो रही है। यानी ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन का जो मकसद है वो सिर्फ पेट्रोलियम की चोरी को रोकना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम का ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करना है। सो इसका जो टेक्स्ट है ये कहते हैं कि एनी पर्सन, अब पर्सन को इस यानी स्पेशल लॉ ने भी डिफ़ाइन किया है, इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में भी डिफ़ाइन हुआ है। तो इसका मतलब है कि पर्सन जो है उनके अंडर कोई भी शख्स जो है वो आ सकता है, वो पब्लिक सर्वेंट भी आ सकता है। अदरवाइज़ अगर हम जनरल पिनल कोड की बात करें तो उसमें पर्सन में अब वो नहीं आता, यानी उस डिफिनीशन में पब्लिक सर्वेंट जो है वो मेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे चूँकि पर्टिकुलरली मेंशन है तो इसमें कोई कॉन्ट्रैक्टर भी आ सकता है, कोई कंपनी भी का एम्प्लॉय भी आ सकता है, कोई कंपनी भी आ सकती है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी शख्स भी आ सकता है। अगर वो क्या करे, हु विलफुली डज, यानी जो विलफुली है ये किसको शो करता है, ये मेंसिया को शो करता है, ठीक है। यानी विलफुली मीन्स जानबूझकर, अगर कोई डिलिबरेटली क्या करता है
टेम्परिंग डज टेम्परिंग, अब ये जो टेम्परिंग का कंसेप्ट है इसको हमने यहाँ पे देख लिए हैं कि टेम्परिंग क्या होती है। यानी टेम्परिंग का मतलब ये है कि कोई इलीगल इंटरफेरेंस मीटर या पाइपलाइन का फ्लो में दाखिल होना। ये अगर आप डिफिनीशन को समझ गए हैं तो इसको हम बस सिर्फ वर्डिंग्स के कंटेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। सो अगर कोई शख्स जो है वो टेम्परिंग करता है, यानी एक्चुअल जो टेम्परिंग है वो कमिट करता है, और किस तरह करता है, इंटेंशनली करता है, डिलिबरेटली करता है, या टेम्परिंग की सिर्फ अटेम्प्ट करता है, या अबिट करता है, यानी खुद कोई और टेम्परिंग कर रहा है लेकिन वो उसका मददगार बन रहा है। और जो अबिटमेंट का कंसेप्ट है ये आपको पता है कि जो सेक्शन नंबर 107 109 ये जो सेक्शंस हैं ये अबिटमेंट के बारे में है, ठीक है। सो अगर वो शख्स अगर कोई शख्स जो है वो सिर्फ अबिटमेंट भी करता है, यानी प्लानिंग अगर क्योंकि अबिटमेंट की जो डिफिनेशन है 107 में दी गई है कि अगर कोई प्लानिंग करे, कोई टूल्स प्रोवाइड करे, कोई मदद दे या किसी को उकसाए, तो ये सब क्या है, ये अबिटमेंट है। सो अगर कोई इन में अबिटमेंट के तरीकों में से किसी एक तरीके भी अपना कर टेम्परिंग जो है वो कोई फैसिलिटी उसको प्रोवाइड करता है, यानी विद अ फैसिलिटी। फैसिलिटी की जो डेफिनेशन है वो हम ऊपर देख चुके हैं कि एलपीजी प्लांट है, एलएनजी टर्मिनल है, इसमें जो स्टोरेज की फैसिलिटीज़ हैं, यानी ये सारे जो कंप्रेशन स्टेशन हैं वो सब हमने उसमें देखे थे। या जो इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन की जो डेफिनेशन है वो भी हमने पोस्ट 62A जो ई है, ई में हमने देखी थी इंस्टॉलेशन की डेफिनेशन, ठीक है। सो यानी पेट्रोलियम का पूरा जो ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात हो रही है। और मेन पाइपलाइन फॉर ट्रांसमिशन, यानी अगर मेन पाइपलाइन है, जैसे ट्रांसमिशन या ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रिंसिपल एक नेटवर्क होता है, और ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रांसमिशन का मतलब तो ये होता है ना कि हाई प्रेशर में नेटवर्क, जैसे हमने यहाँ पे के में जो है वो देखा है, ये किसकी बात करता है, ट्रांसमिशन की। सो अगर वो ट्रांसमिशन के लिए भी कर रहा है या ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन को हमने इल में देखा था, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब होता है कि यानी ऑयल मूवमेंट का जो ऑपरेशनल सिस्टम है, किस चीज़ की, ट्रांसपोर्टेशन इज द केस में भी, यानी इनमें से कोई भी केस अगर हो ऑफ पेट्रोलियम इज सेड टू कमिट टेम्परिंग विद द पेट्रोलियम पाइपलाइन, तो ये समझा जाएगा कि उसने जो है टेम्परिंग की है पेट्रोलियम पाइपलाइन में। और जो पेट्रोलियम है उसकी डिफिनीशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि इसमें क्रूड ऑयल, पेट्रोल, एलपीजी, एलएनजी, सीएनजी सब शामिल है। यानी ऊपर के ये जो कंडीशंस हैं, देखिए यहाँ पे जो और लिखा है ना, अगर ये फर्स्ट वाली कंप्लीट हो जाए, या ये वाली कंप्लीट हो जाए, या बिटवीन वाली कंप्लीट हो जाए, या ये वाली कंप्लीट हो जाए, ये अलग अलग कंडीशंस हैं, इन सब को प्रूव करना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई शख्स कोई एक भी इनमें से कर ले तो फिर वो ये समझा जाएगा कि उसने जो है टेम्परिंग की है। और इस सेक्शन में हमने ये देखा कि एक्चुअल ऑफेंस को सिर्फ पनिशेबल नहीं किया जा रहा, बल्कि उसकी जो अटेम्प्ट है और अबिटमेंट है उसको भी पनिशेबल, यानी उसके ऊपर भी क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज हो रही है। देखें, अगर सिर्फ एक्चुअल अटेम्प्ट को पनिश करना होता ना, तो फिर जो पुलिस है उसको हमेशा ये इंतज़ार करना पड़ता कि पाइपलाइन पहले डैमेज हो, क्योंकि जब डैमेज होगी तो वो एक्चुअल टेम्परिंग जो है वो कमिट हो जाएगी। सो इस वजह से जो लॉ है वो अटेम्प्ट और अबिटमेंट को भी पनिशेबल करार दे रहा है, ताकि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पहले ही अटेम्प्ट या अबिटमेंट की स्टेज पर उसको प्रोटेक्ट किया जाए। यानी ये इसको आप कह सकते हो ना प्रिवेंटिव लॉ। यानी यहाँ पर इसका जो फोकस है वो क्या है, वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन है। अब ये जो सेक्शन है इसके दो सब क्लॉजेस हैं। सब क्लॉजेस 1 जो है वो तो इस ऑफेंस को डिफाइन कर रहा है कि टेम्परिंग विद पेट्रोलियम पाइपलाइन क्या होगी। अब ये जो सेकंड सब क्लॉज है इसका ये पनिशमेंट क्लॉज है। तो ये कहता है कि एनी पर्सन हु कमिट्स आर अबेट्स, यानी एक्चुअल ऑफेंस करे, अबेट्स करे इन टेम्परिंग विद द पेट्रोलियम पाइपलाइन फॉर द पर्पज़ ऑफ, अगर कोई शख्स जो है किस मकसद के लिए टेम्परिंग करता है, थेफ्ट ऑफ पेट्रोलियम, अगर वो जो पेट्रोलियम है जैसे डीजल, पेट्रोल या नेचुरल गैस, उनको चोरी करता है, यानी उसका मकसद क्या होना चाहिए, थेफ्ट कमिट करना। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक ग्रुप है वो जो मेन ऑयल पाइपलाइन होती हैं उसमें कोई इलीगल वाल्व लगा लेते हैं, और वहाँ से जो क्रूड ऑयल है वो निकालते हैं और फिर टैंकर में भरते हैं और फिर जाके बेचते हैं, तो फिर ये कौन सा होगा, ये 462B2A होगा, ठीक है, उसके अंडर ये ऑफेंस बनेगा। और दूसरी जो चीज़ है जो क्लास बी है वो ये कहता है कि डिसरप्टिंग सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम,
यानी अगर सप्लाई को रोका या डिस्टर्ब किया जा रहा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक शख्स है वो जानबूझकर जो गैस ट्रांसमिशन है उसकी जो पाइपलाइन होती है उसको डैमेज करता है ताकि पूरे जो शहर हैं उसकी गैस सप्लाई जो है वो बंद हो जाए, चाहे उसने 1 लीटर गैस भी चोरी ना की हो। तो ये यहाँ पे उसने डिसरप्ट तो किया है ना, तो फिर ये क्लॉज बी में फॉल करेगा। तो कोई भी शख्स अगर वो टेम्परिंग करेगा विद पेट्रोलियम पाइपलाइन के साथ तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी जो एक्सटेंड हो सकती है 14 ईयर तक, बट शिल नॉट लेस देन 7 ईयर एंड प्लस with fine which may extend to 10 million rupees। ओके, सो यहाँ पे ये जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है ना, ये टाइप ऑफ पनिशमेंट है जो पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन नंबर 53 जो है वो बताता है। तो ये कहते हैं पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन नंबर 53, ये चैप्टर नंबर 3 है, ये पनिशमेंट बताता है, 10 किस्म की पनिशमेंट बताता है। और इस सेक्शंस के लिए जो पनिशमेंट को चूज़ किया गया है वो है 8 नंबर वाली इम्प्रिजनमेंट। यानी इम्प्रिजनमेंट 2 किस्म की होती है, 2 डिस्क्रिप्शन की, रिगरस और सिंपल। और उसके लिए कौन सी चूज़ की गई है? रिगरस, यानी कैद व मशक्क़त चूज़ की गई है। और दूसरी कौन सी है? जो 10th नंबर वाली है, फ़ाइन, यानी उसके ऊपर फ़ाइन भी लगेगा। और कितना लगेगा? 10 मिलियन रुपीज़, यानी 1 करोड़ रुपए। सो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ओके, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कि मे एक्सटेंड, यानी वो जो इम्प्रिजनमेंट है वो एक्सटेंड हो सकती है 14 ईयर तक। यानी जो 14 ईयर है ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है उसका, उसकी पनिशमेंट का। बट शिल नॉट बी लेस देन, ये मिनिमम जो 7 ईयर है, यानी उसको जो कोर्ट सज़ा देगी 7 साल से कम तो किसी सूरत में नहीं हो सकती। यानी कोर्ट के पास भी ये इख्तियार नहीं है कि वो 7 साल से कम सज़ा ले। हाँ, वो 14 ईयर से एक्सटेंड भी नहीं कर सकती। अगर वो 7 साल नहीं देती या 14 साल नहीं देती तो इनकी बीच में की सज़ा देगी। और ये जो फ़ाइन है ये ऑब्लिगेटरी है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एंड, ठीक है। और ये जो यहाँ पे अगेन फ़ाइन के साथ लिखा हुआ है मे एक्सटेंड, तो ये जो 10 मिलियन रुपीज़ है ना, ये कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ थेफ्ट के ऊपर या नेचर ऑफ ऑफेंस के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि कोर्ट जो है उसके ऊपर कितना फ़ाइन लगाती हैं। सो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 462C को। ये कहता है टेम्परिंग विद ऑक्सिलरी और डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन ऑफ पेट्रोलियम। ये जो दोनों पाइपलाइन की जो काइंड्स हैं, ऑक्सिलरी डिस्ट्रीब्यूशन और ऑक्सिलरी पाइपलाइन और डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन, इसको हम स्पेशल लॉ में देख चुके हैं, ठीक है। ये ऑक्सिलरी पाइपलाइन है, इंक्लूड ऑल गैस पाइपलाइन एंड फिटिंग फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन लाइन टू द प्रॉपर्टी लाइन ऑफ द कंज्यूमर अप टू द आउटलेट कपलिंग ऑफ द गैस मीटर। और जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन है इंक्लूड अ गैस पाइपलाइन यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नेचुरल गैस, और उसकी जो प्रेशर होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। सो ये जो सेक्शन है ये दोनों जो पाइपलाइन है, चाहे वो ऑक्सिलरी पाइपलाइन हो चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन हो, उसकी टेम्परिंग की बात कर रहा है। यानी जो सेक्शन नंबर 462 हमने देखा ना, 462 जो है वो मेन ट्रांसमिशन यानी ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन की बात कर रहा है, ठीक है। और ये सेक्शन नंबर 462C है, 2C है, ये ऑक्सिलरी और डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन की बात कर रहे हैं। यानी दोनों सेक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग एक जैसा है, फ़र्क सिर्फ उसकी यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर है कि किस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ओके, सो जो इसका टेक्स्ट है ये कहता है कि एनी पर्सन हु विलफुली डज टेम्परिंग और अटेम्प्ट्स टू डू टेम्परिंग और अबिड्स एंड टेम्परिंग विद एन ऑक्सिलरी और डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन ऑफ पेट्रोलियम। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल वही टेक्स्ट हैं जो ऊपर वाले सेक्शन के हैं। लेकिन बात जो डिफरेंस है वो क्या है, वहाँ पे बात हो रही थी मेन पाइपलाइन की, यहाँ बात हो रही है ऑक्सिलरी और डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन की। ये बस दोनों सेक्शन में फ़र्क है। ओके, नॉट बीइंग अ मेन ट्रांसमिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन, यानी इसमें जो मेन ट्रांसमिशन है और जो मेन ट्रांसपोर्टेशन है वो इंक्लूड नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी को 62B में जो है हमने देखा कि वो उसमें इंक्लूड है, क्योंकि ये कह रहे हैं ना कि मेन पाइपलाइन फॉर ट्रांसमिशन और ट्रांसपोर्टेशन। सो इस वजह से इसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया है। लेकिन कहते हैं कि इसमें जो चीज़ शामिल है वो क्या है, अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी इसमें शामिल है, यानी इसमें पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो शामिल हो सकता है। या जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन है, यानी कंज्यूमर को सप्लाई देने वाली जो पाइपलाइन होती है। और इसकी स्पेशल लॉ में भी हमने इसकी जो डिफिनीशन है वो हमने देख ली। और जो ऊपर वाला फर्स्ट जो डिफिनीशन क्लॉज का जो ए है उस वो भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भी ये सारी चीज़ें जो है वो शामिल हैं। और एनी अदर रिलेटेड सिस्टम एंड इक्विपमेंट्स, इसको भी हम डिफिनीशन क्लॉज में डिटेल के साथ जो है वो देख चुके हैं, जिसमें वाल्व्स आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट्स आते हैं, प्रेशर कंट्रोल की डिवाइसेस आते हैं,
जितने भी जो ऑपरेशनल सिस्टम होता है वो सब इसमें आते हैं, ठीक है। तो इस हमें दोबारा वो करने की ज़रूरत नहीं है। इज़ द केस में भी यानी इनमें से कोई भी केस जो है वो हो सकता है। अब पेट्रोलियम किसके साथ होने चाहिए? पेट्रोलियम के साथ होने चाहिए, यानी ऑयल, नेचुरल गैस, एलपीजी, एलएनजी सब इसमें कवर है। इससे टू कमिट टेम्परिंग विद ऑक्सिलरी और डिस्ट्रीब्यूटिंग पाइपलाइन ऑफ पेट्रोलियम, तो ये समझा जाएगा कि उसने ऑक्सिलरी या डिस्ट्रीब्यूटिंग पाइपलाइन के साथ जो है टेम्परिंग की है। एनी पर्सन हु कमिट्स और बिट्स इन टेम्परिंग विद ऑक्सिलरी और डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन और पेट्रोलियम फॉर द पर्पज ऑफ थेफ्ट और डिस्टरप्टिंग सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम, तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी, जो एक्सटेंड हो सकती है 10 ईयर तक। ऊपर वाली की कितनी थी? ऊपर वाली की थी 14 ईयर तक, ये 14 ईयर। यहाँ पे इसकी 10 ईयर है, बट शिल नॉट लेस देन द 5 ईयर। यहाँ पे जो टाइम फ्रेम था उसका पनिशमेंट का वो क्या था? 7 से 14, यानी ये मिनिमम ये मैक्सिमम। यहाँ पे 5 to 10 है। क्यों? क्योंकि ये मेन पाइपलाइन की बात हो रही थी है, यहाँ पे जो ऑक्सिलरीज या डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन है उसकी बात हो रही है। और उसके साथ साथ उसके ऊपर फ़ाइन भी लगेगा, विच मे एक्सटेंड टू 3 मिलियन रुपीज़, यानी 30 लाख तक जो फ़ाइन है उसके ऊपर एक्सटेंड हो सकता है। सो आई होप कि इन दोनों सेक्शंस को समझना आसान है अगर आप डिफिनेशन को समझ गए हैं। सो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 462D। ये कहता है टेम्परिंग विद गैस मीटर्स बाय डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, और अगर ई को हम देखें टेम्परिंग विद गैस मीटर बाय इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स, तो ऑलमोस्ट सेम है। इसमें जो डिफरेंस है वो फ़र्क इन दोनों में सिर्फ जो कंज्यूमर की कैटेगरी है उसका है और पनिशमेंट कहना है। तो इसको हम एक कंपेरेटिव तरीके से पढ़ेंगे, आसान हो जाएगा। ओके, सो जो 462 बुक डी है ये टेम्परिंग की बात कर रहा है विद गैस मीटर बाय डोमेस्टिक कंज्यूमर, यानी इसका जो मकसद है वो जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उनकी गैस थेफ्ट और जो अनअथराइज्ड गैस हैं, अनअथराइज्ड तरीके से जो गैस को यूज़ करते हैं उसको पनिश करता है। सो इसका जो टेक्स्ट है ये कहता है कि एनी पर्सन और इंडिविजुअल बीइंग द डोमेस्टिक कंज्यूमर, यानी ये जो सेक्शन है ये हर उस शख्स पर अप्लाई होती हैं जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं। हु डज़ टेम्परिंग, अगर वो क्या करता है वो टेम्परिंग करता है, जो हमने 462 ए जे में देखा था। यानी अगर मीटर की सील तोड़ता है, मीटर को रिवर्स करता है या कोई भी चीज़, अगर वो क्या करता है टेम्परिंग करता है, एक्चुअल कमिट टेम्परिंग का कमिट करता है ऑफेंस, या जो है वो अबिट इन टेम्परिंग करता है, ठीक है। अबिटमेंट का तो आपने देख लिया है ना कि अगर कोई फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रीशियन है या दूसरा शख्स है वो इलीगल कनेक्शन लगाने में अगर मदद करे तो वो भी क्या होगा? वो भी लायबल होगा। विद एनी गैस मीटर, यानी पूरा जो गैस मीटर है वो गैस मीटर रेगुलेटर, यानी पे पूरा जो गैस मीटर है वो उसमें शामिल हैं, जो रेगुलेटर हैं, जो प्रेशर कंट्रोल डिवाइस कहलाता है, जिसको हमने स्पेशल नाम में देखा, या इधर ही देखा, स्पेशल नाम में देखा है आई गेस सो। गैस मीटर ये है, सॉरी ये गैस डी रेगुलेटर, ठीक है। ये जो क्या करता है गैस का जो प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है। सो इसमें रेगुलेटर भी शामिल हैं और इसमें बाकी क्या चीज़ें शामिल हैं, मीटर इंडेक्स भी शामिल हैं। इन सब को हमने क्या किया है, इनको हमने डिफिनीशन में जो है वो देखा है। सो अगर इनमें से किसी भी चीज़ के साथ अगर वो टेम्परिंग करता है और एनी अदर रिलेटेड सिस्टम, यानी सिर्फ मीटर ही नहीं उससे रिलेटेड जो पूरा सिस्टम है, अगर उसके साथ भी कोई छेड़छाड़ करता है विदर यानी इन इक्विपमेंट्स, उसके साथ जो रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, विदर टू कमिट थेफ्ट ऑफ गैस और फॉर द पर्पस ऑफ अनअथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई ऑफ गैस, अगर उसका मकसद क्या है गैस को चोरी करना है, यानी ताकि गैस का बिल जो है वो कम आ सके, ये क्या है, ये थेफ्ट है ना। और फॉर द पर्पस ऑफ अनअथराइज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अगर कोई शख्स जो है वो अपने घर से इलीगल पाइप लगाकर पड़ोसी को गैस देता है, तो ये क्या है, ये अनअथराइज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, और लोग करते हैं ना इस तरह। या किसी और को यानी अनअथराइज सप्लाई जो है गैस की वो प्रोवाइड कर रहा है, यानी सप्लाई ऑफ गैस, ठीक है, अनअथराइज सप्लाई होनी चाहिए। तो फिर ऐसा शख्स जो होगा जिनकी बात हो रही है डोमेस्टिक कंज्यूमर की, तो उनकी जो पनिशमेंट होगी वो इम्प्रिजनमेंट होगी, जो एक्सटेंड हो सकती है 6 मंथ्स तक, और फाइन लगेगा इनके ऊपर जो एक्सटेंड हो सकता है। ओके, यहाँ पे लिखा है और, जैसे ऊपर हमने देखा था ना, यहाँ लिखा है एंड विथ फाइन, यहाँ लिखा है और फाइन।
which may extend to 100,000 rupees or what. अब ये जो पनिशमेंट है ये किसके लिए है? ये डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए है। इस वजह से जो पनिशमेंट है वो क्या है? वो कम है, क्योंकि लॉ उनको एक आम सिटीज़न समझता है, सो उसके ऊपर जो है वो पनिशमेंट जो है कम डाली हुई है। लेकिन सेम अगर हम इसको देखें 462 ई को, तो ये सेम वही कंसेप्ट है, टेम्परिंग विद अ गैस मीटर बाय इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर एटसेट्रा, एनी पर्सन और इंडिविजुअल बीइंग इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर। यहाँ पे सिर्फ फ़र्क है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है डोमेस्टिक कंज्यूमर अगर है, और यहाँ ये लिखा है कि अगर वो इंडस्ट्रियल या कमर्शियल कंज्यूमर है। ये बाकी जो तरीक़ाकार है टेम्परिंग का वो सेम ही है। तो मेरे ख्याल में तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पनिशमेंट क्लॉज देख लेते हैं। तो वो अगर कोई इंडस्ट्रियल या कमर्शियल कंज्यूमर है तो उसकी जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो एक्सटेंड होगी 10 ईयर तक, बट shall not be less than 5 years, यानी ये 5 से 10 के बीच में है। जो 5 का ये मिनिमम टाइम है, 10 जो है वो मैक्सिमम टाइम है। या उसके ऊपर फ़ाइन लगेगा विच में एक्सटेंड टू 5 मिलियन रुपीज़ और बहुत, ये जो 50 लाख तक बढ़ सकता है, या उसको इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है, और या तो उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी सिर्फ, या उसके ऊपर सिर्फ फ़ाइन लगेगा, या उसको दोनों सज़ाएँ जो है वो दी जा सकती हैं, यानी इम्प्रिजनमेंट प्लस फ़ाइन। और जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उनकी जो पनिशमेंट है वो 6 मंथ्स तक एक्सटेंड हो सके। ये एक्सटेंडेड पीरियड है, यानी 1 महीने भी हो सकता है, चंद दिन भी हो सकते हैं, या उनके ऊपर सिर्फ फ़ाइन लग सकता है, या जो है वो दोनों जो है वो लग सकते हैं। सो अब ये जो इंडस्ट्रियल या कमर्शियल कंज्यूमर होते हैं ना, ये कौन होते हैं? इसमें फैक्ट्री, टेक्सटाइल मिल्स, होटल या जो रेस्टोरेंट्स हैं, बेकरीज़ हैं, शॉपिंग मॉल हैं, ये सब जो है इसके अंदर जो है वो आ सकते हैं। और जो दोनों सेक्शंस को अलग बनाने का मकसद है वो ये है कि जो ये डोमेस्टिक यूज़र होते हैं ना, अगर देखें अगर वो मीटर को रिवर्स करता है तो उसका जो लॉस है वो लिमिटेड होता है। लेकिन अगर सेम वही काम जो है, अगर कोई एक टेक्सटाइल मिल या फर्टिलाइज़र फैक्ट्री अगर मीटर टेम्पर करता है, तो वहाँ तो रोज़ाना हज़ारों या लाखों रुपीज़ की गैस जो है वो कंज्यूम होती है। जो गैस थेफ्ट का फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है वो पे बहुत ज़्यादा होता है। सो इस वजह से जो लॉ है उन्होंने दोनों को अलग अलग ऑफेंस बनाया है, और उसी के हिसाब से जो पनिशमेंट की सिविरिटी है वो भी दी गई है। सो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 462 एक्ट को। ये कहता है डैमेजिंग और डिस्ट्रक्टिंग द ट्रांसमिशन और ट्रांसपोर्टेशन लाइन। अब ये जो दो टर्म्स हैं इसको हम ऑलरेडी जो डिफिनेशन क्लास है उसका जो इस उसकी जो ये लास्ट वाले जो प्रोविजंस हैं, जो सब क्लास हैं, उसमें हम देख चुके हैं के और एल के ट्रांसमिशन की बात करता है, ठीक है, और ये जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की बात करता है। सो अगर कोई शख्स जो है वो पेट्रोलियम ट्रांसमिशन या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डैमेज या डिस्ट्रॉय करें, किस मकसद के लिए? ताकि जो सप्लाई है वो डिस्टरप्ट हो जाए। सो ये उसके बारे में है। सो ये कहते हैं कि एनी पर्सन में एनी कोई भी शख्स जो है वो शामिल हो सकता है। डैमेजेस, यानी डैमेज का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा नुकसान पहुंचाना कि उसकी जो फंक्शनिंग है वो मुतासर हो जाए, यानी पूरी जो डिस्ट्रक्शन है डैमेजेस में वो ज़रूरी नहीं होती, जो पार्शियल डैमेज है वो भी काफ़ी हो सकती है। और यानी जो डिस्ट्रक्शन है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना तबाह कर दिया जाता है कि वो अपना जो फंक्शंस हैं वही परफॉर्म ना कर सके, ठीक है। एनी ट्रांसमिशन और ट्रांसपोर्टेशन, यानी जो ट्रांसमिशन है, यानी वो मेन ट्रांसमिशन लाइंस भी हो सकती हैं, और मेन जो ट्रांसपोर्टेशन लाइन है वो यानी कि जो नेशनल एनर्जी नेटवर्क का बैकबोन है, ठीक है। सो इसलिए जो पनिशमेंट है इसकी वो भी सख्त है। So, ये बात कर रहे हैं कि एनी ट्रांसमिशन और ट्रांसपोर्टेशन लाइन बाय एनी एक्ट ऑफ सबवर्जन्स बाय एक्सप्लोसिव मटेरियल, अगर यानी वो जो तरीका अपना रहा है उसको डिस्ट्रक्ट या डैमेज करने का, वो क्या है, यानी जो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि सबवर्जन, यानी जानबूझकर अगर सिस्टम को सबोताज या क्रिपल किया जाए, यानी इसमें सिर्फ जो एक्सीडेंटल डैमेज है या डिस्ट्रक्शन है उसकी बात नहीं हो रही, बल्कि ऐसा एक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर को फेल करने के इरादे से किया जाए, यानी इंटेंशन के साथ जो है वो किया जाए, तो उसको क्या कहते हैं? सबवर्जन बाय एक्सप्लोसिव मटेरियल। यानी इसमें होना क्या चाहिए और डैमेज और डिस्ट्रक्शन का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? बाय एक्सप्लोसिव मटेरियल, यानी बम या जो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं या डायनामाइट्स हैं, अगर ट्रांसमिशन लाइन को ब्लास्ट करके डैमेज कर दिया जाए इन इक्विपमेंट्स को इन मटेरियल को यूज़ करके,
तो फिर जो है ये जो 462 इफ है ये अप्लाई होगी। अब आगे यहाँ तो एक्सप्लोसिव मटेरियल बताए हैं, अब आगे क्या कह रहे हैं कि और इन एनी अदर मैनर सो इज़ टू डिस्टर्ब द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम। अब यहाँ की बात हो रही है कि सिर्फ जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है वो कवर नहीं है, बल्कि जो अदर मेथड्स हैं वो भी क्या हैं, कवर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आग लगा दी जाए, ठीक है, या ड्रिलिंग की जाए, सो इज़ टू डिसरप्ट द सप्लाई ऑफ द पेट्रोलियम। और मकसद उसका क्या होना चाहिए, ताकि जो पेट्रोलियम की सप्लाई है वो क्या हो, डिसरप्ट हो जाए, यानी वो ना इफ़ेक्ट हो जाए। और यानी ये जो डिसरप्ट लिखा हुआ है ना, ये निंद्रिय को शो करता है कि जो ऑफेंस कमिट करने वाला है, ये जो इनी पर्सन है, उसका मकसद ही यही है कि वो पेट्रोलियम की जो सप्लाई है उसको डिस्टर्ब करे। तो फिर ऐसा जो शख्स होगा उसकी जो पनिशमेंट होगी वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी, जो एक्सटेंड हो सकती है 14 ईयर तक, बट शिल नॉट बी लेस देन 7 ईयर। तो इसका भी जो टाइम फ्रेम है वो 7 से 14 है। एंड यहाँ का अगेन एंड है तो प्लस उसके ऊपर फाइन भी लगेगा, विच शिल नॉट बी लेस देन 1 मिलियन रुपीज़, जो 10 लाख से तो कम होगा नहीं, डिपेंड करेगा कि मतलब 10 लाख से पोर्ट कितना ज़्यादा उसको फाइन करती है। सो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने ये जो सब टीम है चैप्टर नंबर 17A की, सो चैप्टर नंबर 17A ही है जिसको हाँ जो ऑयल एंड गैस ऑफेंसेस से रिलेटेड हैं उसको हमने कवर किया। और इस चैप्टर का जो बुनियादी मकसद है वो पाकिस्तान का जो ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें ट्रांसमिशन लाइन शामिल होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन है, इंस्टॉलेशन है, फैसिलिटीज़ है, गैस मीटरिंग सिस्टम है, यानी ये सब शामिल हैं। और उसको टेम्परिंग, थेफ्ट, सबताज और अनअथराइज इंटरफेरेंस से प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करना है। और किस किस लिए, ताकि मुल्क की जो एनर्जी सप्लाई है और जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट रहे। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस लेक्चर के हवाले से तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या अगर आपकी वीडियोस की इम्प्रूवमेंट के हवाले से कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। थैंक यू।